अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। कल हमने जो है ना सी प्लस प्लस का थोड़ा सा बेसिक जो ज़रूरी था, हमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हेल्पफुल होगा, वो हमने कुछ टर्म्स देख ली थी। और लास्ट में हमने जो अपना टॉपिक जो है वो पॉइंटर्स बैंड बैंड किया था। तो आज इंशाल्लाह हम बकायदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और वो सी प्लस प्लस में उसका आगाज करने लगे। तो हम पहले देखेंगे जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या मुराद है, इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हम इसके डीपर जितने भी कंसेप्ट हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसी तरह सबसे पहले ऑब्जेक्ट का देखेंगे, फिर क्लास का, उसका कंस्ट्रक्टर में कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों को मैं चाहता हूं कि पता होना चाहिए। इंशाल्लाह वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आखिर में फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या है, क्यों जरूरी है, और उसका मेन मोटिव क्या है। डिस्ट्रक्टर मतलब क्या, अगर हम यूज ना करें तो उससे क्या मसला हो जाता है। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट आप लोग शुरू से ही, जब से आपने पहले सेमेस्टर में, क्योंकि नहीं तो सेकंड में तो लाजमी आप लोगों को पढ़ा दी जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप हमेशा से सुनते आए होंगे रियल वर्ल्ड एंटिटी है, इसको ये करना है वो करना है। तो डिफाइन करें जी ऑब्जेक्ट को। कौन कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट को सही से डिफाइन कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन जो आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लिया गया तो इसी तरह खामोश रहोगे? क्या होता है ऑब्जेक्ट? सर ये कोई रियल वर्ल्ड में कोई एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होती हैं या कोई ऑपरेशन होते हैं जो कि एक क्लास के थ्रू हम डिफाइन करवाते हैं सर, जो क्लासेस में सर हम डिक्लेयर करवाते हैं सर। अच्छा। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि हम जो है ना पहले प्रोसीजरल लैंग्वेज पे काम किया करते थे। उसमें हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होता था, बस हम कोई हमें प्लानिंग की जरूरत नहीं थी। हम बाकायदा कोड करना शुरू हो जाते थे, और शुरू से लेकर आखिर तक जो भी हमें चीज का सोल्यूशन चाहिए होता था वो एक ही जगह पे जो है ना हम इकट्ठा कर देते थे। जो भी काम है जिस तरह सिक्वेंशियल होगा, ये एक चीज फलां होगी फलां होगी। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग ने इवॉल्व हो, एवोल्यूशन उसका होता रहा, नए नए उसमें टेक्निक्स आती रही। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसी वजह से आई थी कि नई चीजों की जरूरत पड़ना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना जो प्रॉब्लम्स थे ना, वो कोई इस तरह नहीं थे कि एक जनरल स्पेसिफिक हो कि हाँ जी बस ये हमने ये काम करना है, सम करना है, ऐड करना है, इसके लिए आप बना के दे दें। हमने फिर जो है ना प्रॉब्लम्स को जो है ना रियल वर्ल्ड पे जो कह लें कि उनके मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। कि लेट्स से जैसे मैंने डेटाबेस पढ़ाते हुए बताया था कि हमने ईआर डायग्राम बनाया था। उसमें हम क्या करते थे कि पहले हम एक जनरल पिक्चर बनाते थे कि हमारा सिस्टम ऐसा, उसमें ये चीजें होंगी, इस इसके रिलेटेड हमें डाटा इकट्ठा करना होगा, और इस इसके जाके फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़ सकती है, वो मैं एडवांस पे जो है ना कुछ उसकी प्लानिंग करके रखता था। तो बिल्कुल इसी तरह हम जब भी कोई सिस्टम बना प्रोग्रामिंग में डेवलप करने लगते हैं, तो हम बिल्कुल जैसे ईआर डायग्राम में हम मैपिंग करते थे, इधर भी हम जो है ना एक बकायदा मैपिंग करते हैं कि मेरा सिस्टम ऐसे होगा, उसमें ये चीजें होंगी, इस चीज पे ये बेस करेगा, इस चीज से मुतालिक मुझे डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और इस डाटा से रिलेटेड मेरे पास फ्यूचर में कोई लोग, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन मुझसे कर सकती है। तो इस तरह के मैंने सोल्यूशन देने हैं कि अगर मुझसे इस तरह की क्यूरी की जाए तो उससे रिलेटेड मैं जवाब दे सकूं। तो बस ये इसी चीज को जो है ना प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कह देते हैं। कोई भी रियल एंटिटी है, जैसे मैंने डेटाबेस में बताया था, जिससे मुतालिक आपने डाटा इकट्ठा करना होता है, सेम प्रोग्रामिंग में वही कंसेप्ट है। कोई ऐसी चीज है पूरी इस दुनिया में आप कह लो जो जिससे रिलेटेड आपने कोई भी डाटा इकट्ठा करना हो, और वो कोई दूसरा बंदा या जो यूज करने वाला है उससे डाटा, उसके मुतालिक डाटा आपसे मांग सकता है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है। और उसी ऑब्जेक्ट के बेस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी ये रखा गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है ना कह लेंगे खेल करना, तो वो ही बिल्कुल सीधी सीधी डेफिनेशन जो पूछी जाती है, और कभी आई भी तो एमसीक्यूज में इसी तरह आएंगी कि फलां रियल वर्ल्ड एंटिटी को क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें जैसे हमने ईआर के दरमियान देखी थी चीजें, एग्जाम्पल आप चेयर, कार, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी जिससे रिलेटेड कोई भी डाटा आपको इकट्ठा करना मकसूद हो, वो एक चीज आपकी ऑब्जेक्ट बन जाती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है कि उसमें इस वक्त क्या 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 डाटा मौजूद है, डाटा को हम स्टेट कह देते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट उसी वक्त चेंज होती है जब उसमें मौजूद डाटा चेंज होता है। ये आगे चीजें जब हम क्लासेस को शुरू करेंगे तो मैं इस एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि स्टेट से क्या मुराद है। और बिहेवियर कहते हैं उसमें जो चीज वो काम कर सकता है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको हम फंक्शंस कहते हैं। तो स्टेट से मुराद डाटा होता है, और बिहेवियर से मुराद कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। या आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो स्टेट को, और बिहेवियर को बोल सकते हो कि मेथड्स हैं, या जो भी आप जिस जिस तरीके से भी खुद को समझाना चाहो।
अच्छा देखें जी, ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी। क्या इससे क्या मुराद है कि जब भी प्रोग्राम एक अपने रनिंग फेज में होगा, सिर्फ उसी वक्त एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। ये भी हम चीज देखेंगे इससे क्या मुराद है। एक जो बड़ी कह लें कि हर बंदे के जुबान सदेआम होती है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास की एक एग्जांपल है, जैसे मैंने ईआर डायग्राम बताते हुए बताया था कि एक एंटिटी टाइप है, और मैंने ये कहा था कि इस कंसेप्ट को आपने क्लियर करना है क्योंकि आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी। तो एंटिटी टाइप, और उसके बाद हमने कहा था कि एंटिटी जो है इसका इंस्टेंस है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम कहेंगे कि एक क्लास है जो एक अम्ब्रेला टर्म है हमारे पास, और उसका कोई भी इंस्टेंस होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे जो है ना लागू होता है, बल्कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, जिन्होंने एमफिल वगैरह की हुई है और कोई डेटाबेस में स्पेशलाइजेशन की हुई है, डेटाबेस से रिलेटेड उन्होंने कोई एडवांस लेवल का कोर्स उठाया हुआ है, उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि एग्जैक्टली इसी तरह बिहेव करता है जैसे ईआर डायग्राम करता है। अच्छा जी, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे ये क्लास जब हम डेवलप करेंगे कि उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स क्या होते हैं? फंक्शंस को भी हम कह सकते हैं, या कुछ जैसे हमने ऊपर देखा था कि स्टेट होती है, डाटा होता है, उसको भी कह सकते हैं। कोई भी चीज जो एक क्लास में मौजूद होगी तो उसको हम क्लास का मेंबर्स कहेंगे। अभी हम क्लास देखेंगे तो आपको क्लियर होगी। और इस चीज को जो है हम उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है एक्सेस कर सकेंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा कि हम क्लास में किसी भी चीज को एक्सेस कर सकें। इसके एग्जाम्पल आप ऐसे देते हो कि आप लेट्स से कि आपके पास कोई क्लास है, अभी क्योंकि हमने बनाई नहीं है, तो जिन्होंने काफी अरसे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जो दूर हैं उन्होंने अभी कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह की जनरल डिक्लेरेशन होती है ऑब्जेक्ट की, कि जब भी आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने देखोगे तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी टाइप स्टूडेंट है। अब जिससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये पत्नी क्या है। जैसे आप इस तरह लिखा करते थे कि इंट एक्स, लेट से, इससे क्या मुराद होता था कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो जिसका नाम एक्स है। मेमोरी में आप इतनी जगह रख लोगे, लेट से 2 बाइट्स का मैं इंटीजर ले रहा हूँ, 2 बाइट्स आपने मेमोरी में जगह रख ली जिसका नाम एक्स था। बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह है, बस ये कि जो डेटा टाइप है ना, ये आप हमने चेंज कर दिया। बल्कि इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में बता दूं, कल मुझे बता जाना चाहिए था लेकिन हम मिस हो गया मुझसे। एक डेटा जो है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 टाइप्स होती हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। कौन इनमें डिफरेंशिएट करेगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में? कौन डिफाइन करेगा यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को? ये किसी को पता ही नहीं है। सर सर प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा वो टाइप्स होती है वो ना। जैसे हमारे पास इंटीजर सर होती है और फ्लोर टाइप। ठीक है, ठीक बता रहे हो। और सर जो यूजर डिफाइंड है उसमें देखें, जैसे हम कोई भी अपनी मर्जी से भी डेटा टाइप बना सकते हैं। अब क्लास भी जो हमारे पास एक टाइप ऑफ डेटा ही होती है, तो इसका जब बिल्कुल हम आके इंस्टांस बनाते हैं तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जो डेटा टाइप आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्री बिल्ड प्रोवाइड कर रही होती है कि इस डेटा टाइप का जो है ना आप डाटा डिक्लेयर कर सकते हो, उनमें कोई भी चीज बना सकते हो। जैसा कि आप नंबर सिस्टम आप देखते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसमें इंटीजर को डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन जितने भी हैं। इस तरह कैरेक्टर हमारे पास एक टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है जिसमें आप डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। स्ट्रिंग है। ये वो टाइप्स हैं जो ऑलरेडी जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है। इसको हम प्राइमरी डेटा टाइप्स भी कह देते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कह देते हैं, मुख्तलिफ जगह इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन ये वो है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और इनके बगैर जो है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको पता है आधे से ज्यादा जो है ना मैथमेटिक्स की फॉर्म में होती है, आपने कुछ ना कुछ मैथमेटिकली रिथमेटिकली परफॉर्म करना होता है। तो ये चीज तो हो ही नहीं सकता कि किसी प्रोग्राम में यूज ना हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही हमें इनकी डेफिनेशन वगैरह बता दी है कि अगर कोई बंदा इस टाइप का डाटा बनाना चाहे तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये बताना पड़ेगा, ये मैं इस टाइप का बना हूँ। कैसे बनेगा उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है ना किसी क्लास में, लाइब्रेरी फाइल्स में, हेडर फाइल्स में ऑलरेडी जो डेवलपर हैं किसी भी लैंग्वेज के, उन्होंने बना के रखी हुई है, तो हमने सिर्फ उनको यूज करना है। कल हम क्लासेस में भी यही रहे होते हैं कि हम एक डाटा टाइप बना रहे होते हैं, लेकिन वो डाटा टाइप जो है ना प्रिमिटिव नहीं होती, हमारी यूजर स्पेसिफिक होती है। हमें मुश्किलात इतनी आ जाती हैं कि हमारा काम जो है ना प्रिमिटिव डाटा टाइप से हो नहीं रहा होता, तो हमें मजबूरी बन जाती है कि हाँ यार हम जो है ना इस तरह का कोई एक डाटा टाइप बनाएं और उसको आप बना के सेव कर लें, बार बार बनाने के बजाय सिर्फ एक दफा सेव कर लें। और जिस तरह हम इंट एक्स लिखते हैं इसी तरह बस उसका मैं डाटा टाइप का नाम लिखूं और इसका जो है ना एक वेरिएबल बना लूं। तो बिल्कुल इसी तरह डाटा टाइप को आप कह सकते हो कि क्लास जो है बिल्कुल एक डाटा टाइप ही है, और जो आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो वो इसका एक वेरिएबल ही है। इसको हम आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये किस तरह की बात हो रही है। अच्छा, इस तरह तो हम इसमें देखे रहेंगे, तो मैं इसको जो है ना आपको
बाकायदा। अच्छा इसका ये बात देख लें, क्लास के बारे में थोड़ा सा देख लें, ये पूछ लिया जाता है लेकिन आप मेरे ख्याल में नहीं पूछा जाएगा कहीं भी, लेकिन फिर भी आपको लोगों को पता होना चाहिए। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रही है, C++ कर रही है, उस डेटा टाइप से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा। अभी हम देखेंगे क्यों नहीं कर पा रहे। तो हमें जो है ना C++ ये सहूलत देती है, सी हमें देती थी लेकिन वो उसकी फंक्शनलिटी लिमिटेड थी, स्ट्रक्चर्स के थ्रू या यूनियंस के थ्रू वो प्रोवाइड किया करती थी। तो इसने थोड़ा सा इसमें एनहांसमेंट कर दिया, सी ने क्लासेस का कंसेप्ट दिया था। क्लासेस टोटली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। आप अपने हिसाब से देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम पेश है, उस हिसाब से आप अपनी डेटा टाइप बना लो और इसी तरह वेरिएबल बनाओगे, सारे का सारा डाटा जो होगा वो उसमें उठ के आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम जो है ना वो काफी हद तक शॉर्टन हो जाएगा। अच्छा जो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आप हर जगह देखोगे कि C++ की कोई भी क्लास है ना ब्लूप्रिंट होती है। इसका क्या मुराद है जी ब्लूप्रिंट से? क्या किसे कहते हैं ब्लूप्रिंट? सांचा, ब्लूप्रिंट सांचे को कहते हैं सर। हाँ तो क्या ऐसे किस तरह डिफाइन करोगे आप C++ नक्शा लैंग्वेज? कहते हैं जब मैं सर, कह रहा हूं जैसे नक्शा होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसको डिफाइन करो जरा, क्लास की सूरत में किस तरह करोगे? क्या ब्लूप्रिंट क्लास से क्या मुराद लिया जा रहा है? हर जगह आप यही डेफिनेशन सर पढ़ोगे एक कि ब्लूप्रिंट सर होती एक है। स्ट्रक्चर बना होगा, सर उसमें ये है कि जो ठीक है, हमने स्ट्रक्चर एक बना लिया है, आगे फर्दर उसकी कॉपीज ही बनेगी। जैसे कि हम कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, उसका एक हम ढांचा तैयार कर लेते हैं और फिर फर्दर आगे उसके ठीक रेप्लिकास है, तैयार होते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी जो होगा ना बिल्कुल वो उसका ब्लूप्रिंट इसी सेंस में होगा। अच्छा जैसे आप लोग, मैंने डेटाबेस में भी एग्जांपल कोट की थी कि आप अपने घर बनाना होता है, आप क्या करते हो, किसी बिल्डर के पास जाते हो, उससे कहते हो कि यार मैं मुझे ना पहले नक्शा बना दे। तो वो आपको कागज पे जो है ना कोई नक्शा ड्रा करके दे देता है। तो आप उसको सिर्फ ये बताते हो कि यार मेरी इतनी जगह है, उसमें मुझे इतने कमरे चाहिए, इतने ड्राइंग रूम चाहिए और ये इतना हॉल वगैरह, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन होती है आप उसको बता देते हो। तो वो बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ एक नक्शा बना के देता है, मैप जिसको आप बोलते हो घर का, जो मैंने नक्शा बनवा लिया। अब वो हकीकत में आपका घर नहीं है। घर कब बनेगा? जब उस पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, बाकी सारे काम हो जाएंगे, तब आप उसको घर कह सकते हो, यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटी। तब कंस्ट्रक्शन के बाद आप उसको कह सकते हो। तो क्लास ही बिल्कुल ऐसे ही है, आप सिर्फ एक ढांचा बनाते हो, आप बताते हो कि जब ये इन फ्यूचर में जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये ऐसे दिखेगी। अभी जब आप किसी भी क्लास को डिफाइन कर रहे होते हो, उसमें कुछ चीज लिख रहे होते हो, तो हकीकत में वो चीज नहीं बन रही होती। वो तब बनेगी जब उसको ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि जब वो कंस्ट्रक्ट होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो एक क्लास है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए बनाई जाती है कि इन फ्यूचर में जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें ये स्पेसिफिकेशन होंगी, ये इस टाइप का डाटा होगा, इस टाइप के उसमें फंक्शंस होंगे, ये सारा कुछ होगा। अगर एक प्रोग्राम में उसमें आपने 10 क्लासेस बनाई हैं लेकिन उसमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं क्लासेस से काम कर रहा हूँ। क्लासेस में सारे फंक्शन जितना भी डाटा होगा वो उसी वक्त आप यूज कर पाओगे जब उस स्पेसिफिक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे। और हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि क्लास के अंदर कोई भी डाटा मेंबर है, चाहे वो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो फंक्शंस हैं, कुछ भी हैं, उनको एक्सेस करने का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका होता है और वो है क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इससे हम कह रहे हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब हकीकत में क्लास जिंदा होगी। उससे पहले सिर्फ हम ख्याली बातें कर रहे होते हैं कि ऐसी दिखेगी, ऐसी होगी। तो हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो फिर उस ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट में उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो आपने ऊपर डिफाइन की होती हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी क्लास का, उस ऑब्जेक्ट में भी अलग से हर वो एंटिटीज आ जाएंगी, हर वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो आपने डिफाइन की होगी। जैसे हम डेटाबेस बना रहे होते हैं, एक दफा हमने टेबल बना दिया, हम उसमें बताते हैं कि स्टूडेंट का टेबल है, एक फील्ड है आईडी की, एक नेम की, एक मार्क्स की। तो आप पहला रिकॉर्ड इंटर करते हो तो उसकी आईडी भी अलग होती है, नेम भी अलग होता है और मार्क्स भी अलग होंगे। तो दूसरा रिकॉर्ड इंटर करोगे, उसमें होंगी वही चीज, आईडी भी होगी, नेम भी होगा, मार्क्स भी होगा, लेकिन उसकी अपनी खसूसियात चेंज होंगी। आईडी 2 होगी, नेम भी चेंज होगा, मार्क्स भी चेंज हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह एक क्लास बना के आप जितनी मर्जी उसके आगे उसकी एग्जांपल्स बनाते रहो, रिकॉर्ड्स बनाते रहो, ऑब्जेक्ट्स बनाते रहो, चीजें सारी उसी में वही होंगी जो जैसा मैंने डाटा में से एग्जांपल दिए, लेकिन वैल्यूज उनमें जो होंगी ना वो सारों में अपनी अपनी चेंज होगी। उसको याद रखना है कि ब्लूप्रिंट से क्या मुराद है। अच्छा ये देख लें क्लास को डिफाइन करने का तरीका। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर कोई आ ही जाता है। हमेशा एक कीवर्ड से स्टार्ट होती है। कीवर्ड हमने कल पढ़े थे, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो क्लास भी एक कीवर्ड है और इसमें सी जो है ना वो कैपिटल नहीं है, हमेशा याद रखना है। कभी कैपिटल सी से आप क्लास को डिफाइन करने बैठ जाओ, हमेशा स्मॉल सी से आपने सर शुरू करना है की क्लास। जी जी उस्मान, स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर मैंने स्क्रीन कहा नहीं शो कि हो रही? जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं ये सारे जो है वो जी जी, लोअर केस में ही होते हैं। कीवर्ड तकरीबन लोअर केस में भी हैं।
ऐसी ऐसी बात है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद कि उसमें कोई हो सकता है, लेकिन जहां तक मैंने देखे हैं तो लोअर केस में ही होते हैं। जी ठीक है सर। अच्छा जी, देखें कि क्लास से कीवर्ड से क्लास स्टार्ट होगी, उसके बाद आप क्लास को कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे आप वेरिएबल का नेम देते हो, तो आप ये इन फ्यूचर यूज करोगे इस नाम को। तो आपने हमेशा मीनिंगफुल नाम देने की कोशिश करनी है अगर आप में से कोई प्रोग्रामिंग करता है तो। उसके बाद जो पहली चीज लिखते हो आप एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हो। अब इसका क्या मतलब है, अभी हम एक क्लास को बकायदा कोड करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद उसमें डाटा मेंबर्स आ सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स होंगे जो डाटा को होल्ड करेंगे उस क्लास से रिलेटेड, और उसके बाद उसमें मेंबर फंक्शंस होंगे। अब मेंबर फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है ये भी मैं आपको क्लास कोड करते बताऊंगा। और जो आपने बात हमेशा याद रखनी है, क्लास की बॉडी को खत्म करने के बाद हमेशा सेमीकोलन लगाना है, ये बात नहीं भूलनी है हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, पूरी क्लास कभी भी नहीं पूछी जा सकती। हमेशा क्लास की बॉडी जो है वो एक सेमीकोलन से एंड होती है, ठीक है। यस सर। अच्छा आप ये देख लेना, क्लास को हम किसी एक डमी क्लास को बना लेते हैं, उसमें जो भी मसले मसाइल होंगे, क्योंकि अब आगे हमने सारा आपको समझाना है तो वो बगैर कोड किए समझाया नहीं जा सकता। मैं इसको शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शो हो गई है? जी हो रही जी है सर, सर। श्योर। ठीक है। अच्छा इसमें देखो, कल हमने नेम स्पेस का पढ़ा था कि आप कंपाइलर को बताते हो कि मैं फलां नेम स्पेस यूज करके जो है ना इस चीज को हासिल कर रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने जो है ना ये यूजिंग नेम स्पेस एसडी को कमेंट्स कर दिया, और अब मैं इसको सी आउट करवाता हूँ। इसमें जो है ना सी आउट और सी इन की डेफिनेशन पड़ी है मैंने, कुछ भी इसमें सी आउट जो है ना सी प्रिंट एफ इक्विवेलेंट फंक्शन है सी प्लस प्लस का। कोई भी चीज आपने प्रिंट इसमें स्क्रीन पे प्रिंट करवानी हो तो सी आउट से जो है ना प्रिंट करवा सकते हो। लेट्स से कि इसमें मैंने सिर्फ अपना नाम प्रिंट करवा दिया, तो अब मैंने इसको कंपाइल किया तो देखो उसने एरर दिया है। और एरर क्या दिया कि उसने कहा कि सी आउट को मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सी सी आउट की बात हो रही है। डिड यू मीन्स एस टी डी सी आउट, वो खुद बता रहा है कि जो एस टी डी नेम स्पेस में सी आउट तो आपने डिफाइन किया क्या वो मुराद है। अगर वही है तो फिर आप इस तरह करके लिखो। तो कल मैंने बताया था कि नेम स्पेस आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो, या तो आप शुरू में बता दो उसको कि मैं ये नेम स्पेस यूज कर रहा हूँ, या आप बाद में भी उसको जो है ना उसका स्कोप ठीक कर सकते हो। उसका स्कोप ठीक करने के लिए आप नेम स्पेस का नाम लगाओगे और साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाओगे। तो मैं अब सी आउट के साथ जो है ना ये चीज लगा के देखो, एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सी आउट ये मैंने लगाया। अब मैं इसको रन करने लगा। अच्छा अभी भी वो क्या, अच्छा ठीक है, इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब देखो इसने जो है ना वो इसको सक्सेसफुली कंपाइल भी कर दिया और बाद में रन भी कर दिया। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना कंपाइल टाइम पे आपको दे सकता है, तो इनसे परेशान नहीं होना। अभी कोड करते हुए बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जितनी हो सके मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। देखो जी हमने पढ़ा है क्लास कीवर्ड से जो है ना एक क्लास स्टार्ट होती है। तो इसमें जो है ना बाय डिफॉल्ट जब भी कोई मैं कीवर्ड लिखता हूँ उसका कलर जो है ना वो ब्लू हो जाता है। तो जितने भी आपको ब्लू कलर के इस वक्त नजर आ रहे हैं ना इसमें, वो सारे के सारे कीवर्ड है। अच्छा लेट्स से कि मैं क्लास का नाम रख लेता हूँ माई क्लास। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हमेशा डिलीमीटर और आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये क्लास का जो है ना एक सिंटैक्स है। क्लास हमेशा सी प्लस प्लस में ऐसे ही लिखी जाएगी। उसके बाद हमेशा जो है ना सबसे पहले आप एक्सेस मॉडिफायर बताते हो। एक आपके पास प्राइवेट होता है, एक पब्लिक टाइप का है, और एक प्रोटेक्टेड भी है। अभी आप सिर्फ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तक रहो, आगे जब हम इनहेरिटेंस में जाएंगे फिर मैं आपको प्रोटेक्टेड बताऊंगा। अब क्लास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब जो भी आप अपना डिफाइन कर रहे हो चीजें, वो आप चाहते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही उसको कोई एक्सेस कर सके। क्लास से बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी चीज है, वो मेरे इस डेटा मेंबर को एक्सेस ना कर पाए। क्लास से बाहर से क्या मुराद है, अब लेट्स से ये क्लास का यहाँ पे एंड हो रहा है, देखो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, उसके बाद क्लास एंड होगी, उसके बाद सॉरी एक मिनट दीजिए, एक मिनट। क्लास से बाहर आके देखो ये जगह बची है मेरे पास, यहाँ पे कोई चीज अगर मैं डिफाइन करता हूँ, अभी हम देखेंगे जब स्टैटिक फंक्शंस को पढ़ेंगे कि स्टैटिक फंक्शंस वगैरह और स्टैटिक मेंबर आप क्लास से बाहर ही बनाते हैं, यहाँ से कोई एक्सेस ना कर सके। और इसके अलावा मेन फंक्शन से। अच्छा इसी तरह अगर एक क्लास एक ही प्रोग्राम में आपकी दो तीन क्लासेस हैं, किसी और क्लास से भी कोई डाटा आपका या इस क्लास का डाटा एक्सेस ना कर सके, आप हमेशा उसको प्राइवेट लेवल के नीचे रखोगे। तो प्राइवेट लेवल के नीचे हमेशा जो है ना आपके वेरिएबल्स रखे जाते हैं। तो क्यों रखे जाते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैंने जो है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर टाइप का, उसका मैंने नाम दे दिया एक्स। अच्छा इसी तरह हमारे पास दूसरा एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। इसमें आपने क्लास का वो डेटा मेंबर रखना होता है जिसको आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सको। आउटसाइड द क्लास से क्या मुराद है, लेट्स से कभी जाके आप फ्यूचर में मेन फंक्शन में इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो
उसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो सिर्फ इसके जो है ना पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप क्लास बनाते हो या अपना जब इस डेटा स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, आपको पता होता है कि मुझे ये चीजें जो है ना क्लास से बाहर जरूरत पड़ सकती हैं और पढ़ेंगी वो भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से ये चीजें क्लास से बाहर से एक्सेस ना की जा सके। अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको पहले क्लास के अंदर आना पड़े। अंदर आने का तरीका क्या है, वो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के थ्रू वो मैंने पहले क्लास के अंदर आए और फिर मेरी क्लास के फंक्शंस के थ्रू ही इन डाटा मेंबर को एक्सेस करे, उसको मैंने प्राइवेट कर दिया होता है। तो देखो मैंने अभी सिर्फ इंटीजर टाइप एक्स बनाया और पब्लिक में मैंने जो है ना अभी मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया इसमें, सिंपल जो है ना क्लास। तो सिर्फ ये क्लास है जी, इसका सिर्फ एक ही डाटा मेंबर है जिसका नाम मैंने एक्स रखा है और पब्लिक फील्ड में इसका भी मैंने कुछ नहीं रखा। तो लेट्स अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखो अगर इसमें कंपाइलर में जो है ना अगर इस तरह ग्रीन कलर का कुछ भी लिखा आता है ना, तो ये जो भी प्रोग्राम कंपाइलर मैंने ऑनलाइन चलाया हुआ है तो उसका मतलब है कि सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर होगा तो वो बता देगा। तो अभी तक यहाँ मेरी क्लास बिल्कुल ठीक है। इसका बेसिक सिंटैक्स देख लो, क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होगा, क्लास का कोई नेम आएगा, आपने ब्रेसेस शुरू करनी है, दो एक्सेस मॉडिफायर है अभी जो हमने पढ़ने हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के नीचे आपने प्राइवेट डाटा रखना है, वो डाटा जो आप चाहते हो कि क्लास से बाहर कोई एक्सेस ना कर सके। और पब्लिक में आपका वो डाटा आएगा जिसको क्लास से बाहर से एक्सेस किया जा सकता है और उसके बाद क्लास की बॉडी खत्म। और हमेशा जो है ना आप अच्छा अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं डाटा मेंबर्स को, देखो हमेशा जो है ना पहले जैसे मैं पहले भी पहली स्लाइड में हमने पढ़ा कि क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। लेट्स से कि मैंने एक क्लास का जो मैंने बनाया माई क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया C1। देखो जैसे मैंने यहाँ पे इन टेक्स्ट लिखा था एग्जैक्टली मैंने वैसे लिखा है, बस इसका जो टाइप है वो माई क्लास है। तो मैंने बताया था कि असल में आप एक टाइप ही बना रहे होते हो, जब आप क्लास बनाते हो तो आप एक टाइप ही बना रहे हो। तो मैंने अपनी डेटा टाइप बनाई है जिसका नाम है माई क्लास। इसको मैं माई डेटा रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी थी। मैंने बस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से माई क्लास रख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जिस तरह मैंने इधर एक्स लिखा था तो इसी तरह बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखा है C1 कि मैंने माई क्लास टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है C। अच्छा अभी तक लेट्स से कि अभी ये नहीं था, तो अभी तक मैं प्रोग्राम रन करूंगा ना, इसमें कंपाइल तो ये होगा लेकिन जो क्लास है ना इस क्लास में किसी भी चीज को, अभी तो सिर्फ एक डेटा वेरिएबल है, उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। हमने यही पढ़ा था ना, जैसे ही हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूशन फेज में आता है तो क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल लिखे होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट होना शुरू हो जाती है रैम के अंदर। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को इस वक्त में रन करता हूँ ना तो इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। मेमोरी एलोकेट उस वक्त होगी क्योंकि अभी ये ब्लूप्रिंट है, इसमें कोई चीज भी नहीं, सिर्फ हमने बताया है कि ऐसी नजर आएगी। नजर कब आएगी, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब मैं इसका वेरिएबल बनाऊंगा। जब मैंने माई क्लास C1 बना दिया तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसके अंदर फिल वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसका नाम क्या है एक्स। तो ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो जब मैंने माई क्लास और साथ C1 लगा के इसको कंपाइल किया है तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम होगा C1 और उसके अंदर अभी फिल वक्त सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल बनेगा। तो ये इस वक्त ऑब्जेक्ट की सूरत इस तरह की होगी जब जैसे ये पहले प्रोग्राम पहली लाइन जो है ना मेरी C1 वाली एग्जीक्यूट होगी कि मेमोरी में एक अलग सी पोर्शन बन जाएगा, उसका नाम होगा C1 और उसके अंदर एक और वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का जिसका नाम होगा एक्स। तो ये चीज है। अभी देखो जो डिफाइन की हमें क्यों जरूरत पेश आती है, अभी तो मैंने सिर्फ एक बनाया, इसके अंदर मैं 3 4 5 6 10 12 15 जितना मेरा दिल करेगा मैं अलग अलग वेरिएबल बना लूंगा और जब भी मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये सारे के सारे उठ के जो है ना ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे, मेमोरी के अंदर अपनी जगह बना लेंगे और फिर उनमें डाटा रखता जाऊंगा। इस तरह मेरा काम जो है ना आसान होता जाएगा। तो इसमें अगर क्लास की डेफिनेशन में डिक्लेयर करने में किसी को इश्यू है तो मुझे बताए, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये इनकैप्सुलेशन में इस्तेमाल होते हैं? अभी कह सकते हो आप इनकैप्सुलेशन में भी इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल। अभी आप देखोगे आगे आप चलते रहो ना, इनहेरिटेंस पे जाके आपको क्लियर होगा। अभी मैं आपको अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में फर्क नहीं बता पाऊंगा। आप कहोगे सर अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, जब आप थोड़ा सा इनहेरिटेंस को शुरू कर लोगे ना तब आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे। अभी जितना मैंने ठीक बताया ना आप यही समझ लो कि सिर्फ प्राइवेट पब्लिक है, उस वक्त फिर आपको राइट, कंफ्यूजन रह जाएगी, फिर आप मुझसे पूछना कि सर ये किस में यूज होते हैं। चलिए ठीक है सर। ये देखो जी डिक्लेयर करने का तरीका भी देख लो, क्लास का नाम होगा यानी कि डाटा टाइप और ऑब्जेक्ट का नाम वो कुछ भी हो सकता है जैसे हमने अभी देखा था पीछे। अच्छा
अब जो है ना, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम हमने रखा था x। अब वो कह रहा है कि चलो ठीक है आपने बना लिया है, अब उसमें कोई वैल्यू रखवानी है, उसका क्या तरीकाकार है वही हम देख लेते हैं। तो पहले तो आपने याद रखना है कि एक हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर है जिसको डॉट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे आप डॉट लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, वो वाला ऑपरेटर है। वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लगा के उसके अंदर जो जो भी चीज डिफाइन है, लेट्स से अभी मैं C1 की बात कर रहा हूँ, तो C1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी हमने देखा था कि x नाम का एक वेरिएबल बना है, तो मैं C1 डॉट x लिखूंगा ना तो मैं x को एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह अगर इंटीजर टाइप को y हुआ तो मैं C1 डॉट y लिख सकता हूँ और उसमें मैं कोई वैल्यू रखवा सकता हूँ, उसकी वैल्यू गेट कर सकता हूँ। लेकिन मसला क्या है कि हमने अभी कहा था कि मैंने जो है ना इसको प्राइवेट किया ताकि कोई बाहर से एक्सेस ना कर पाए। लेट्स से कि हम इसको मैं अभी पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पब्लिक कर दिया। अब जो है ना मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास से बाहर आके। शो हो रही है आपको सबको ये एडिटर? जी सर हो रहा है। यस सर हो रहा है। हो रहा है सर एडिटर। हाँ सर, हमने कहा था कि ठीक है प्राइवेट को तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता ना, लेकिन पब्लिक को मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अभी कुछ टाइम के लिए जो है ना इंटीजर को पब्लिक कर दिया, जो एक्स मेरा नाम है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और अभी हमने पढ़ा है कि स्पेशल किस्म का मेरे पास ऑपरेटर है जिसको मैं डॉट ऑपरेटर कहता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट लगा के उसके अंदर जो भी चीज है, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक्स है, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे तरीका मिल गया। मैंने C1 डॉट एक्स लिखा और उसके अंदर 10 वैल्यू रखवा, जिसको मैं कंपाइल करता हूँ। देखो जिसने ग्रीन कलर का दिया मतलब मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अभी मुझे कंफर्म करना है कि मुझे पता कैसे चलेगा इसके अंदर क्या वैल्यू है। तो देखो ये आउट मेरे पास है, मैं क्या करवाता हूँ इसी वैल्यू को शो आउट करवा लेता हूँ C1 डॉट एक्स को। क्या वैल्यू शो हो रही है जी? देखो इसमें आउटपुट में 10 सर। 10। इसका मतलब मेरा कोड ठीक चल रहा है। जो चीजें जो है ना किताब वाले ने बताई हैं, जो मैं शुरू से सुनता आया हूँ कि हाँ यार पब्लिक वेरिएबल्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसमें मैं वैल्यू भी रखवा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और सिर्फ मुझे एक स्पेशल किस्म का ऑपरेटर चाहिए था, डॉट ऑपरेटर, वो मुझे मिल गया। अब मेरा काम आसान हो गया। जिस समय में मैंने वैल्यू रखवानी है मैं डॉट लगा के उसको एक्सेस करूंगा, उसमें वैल्यू रखवाता जाऊंगा, मेरा काम आसान हो गया। लेकिन हमने पहले ही कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस पैराडिग्म पे काम करती है कि आप कोई भी अंदर जो डाटा, अच्छा इनको कहते हैं डाटा मेंबर्स, जो आप वेरिएबल बना रहे होते हो क्लास में, इसको कहते हैं डाटा मेंबर्स। और जो फंक्शन बनाओगे उनको मेंबर फंक्शन बोलेंगे। जो डाटा मेंबर की बात हो रही है वेरिएबल्स की, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे ना, आप हमेशा यही प्रैक्टिस सिखाई जाएगी कि जितने भी आपके प्राइवेट है ना, तो सॉरी इंटीजर टाइप के वैल्यू हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको आपने प्राइवेट बनाना है, पब्लिक नहीं बनाना। इससे मसला क्या है, अभी देख जिस तरह मैंने एक कोड किया था बिल्कुल ठीक रन हो गया था। लेट्स से मैं इसको दोबारा से जो है ना रन करने की कोशिश करता हूँ, मैंने प्राइवेट कर दी, तो अब वो मुझे एरर दे रहा है कि यार ये जो है ना फलां चीज ये प्राइवेट है। देखो मैंने प्राइवेट को हाईलाइट भी किया है, तो आप प्राइवेट को जो है एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब मैंने डाटा वैल्यू तो रखवानी है, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 रखवाने की। अब मेरे पास एक वो है स्टूडेंट है, लेट्स से एक्स जो है उसका रोल नंबर है, मैंने उसको रोल नंबर अलॉट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? आपने ये ध्यान में रखना है कि जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो बंदा और है और जो यूज कर रहा है वो और है। अब मैं यूज कर रहा हूँ, उसने मुझे बना के तो दे दिया, प्राइवेट रख दिया सारा कुछ। अब मैं कैसे करूंगा जिसमें इसलिए जो है ना ये पब्लिक हमें जरूरत पड़ता है। पब्लिक में भी हमने कुछ ना कुछ चीजें रखनी होंगी जो हमें हेल्पफुल होंगी कि जब बाद में कलाम मैंने उसमें कोई भी वैल्यू रखवानी है या कोई भी वैल्यू से गेट करनी है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर मेरे पास या एक्सेस स्पेसिफायर मुझे हेल्प करेगा। और पब्लिक में हमेशा आप जहां भी देखोगे, और गुड प्रैक्टिस भी ये है कि आप सिर्फ फंक्शंस बनाओगे, उन फंक्शंस के थ्रू जो है ना फिर आप, क्योंकि हमने कहा था कि क्लास के अंदर तो आप एक्सेस कर सकते हो ना, ठीक है जी कोई मसला नहीं है। अब मैं एक चीज बनाऊंगा पब्लिक के अंडर, और वो तो बेशक जैसे पब्लिक है प्राइवेट है जो भी है वो तो इसको एक्सेस कर सकती है ना, क्लास के अंदर है तो वो पब्लिक हो जाएगी, वो इसको एक्सेस करेगी, और जो ये चीज होगी उसको मैं बाहर से कर लूंगा। देखो मैंने इनडायरेक्टली एक्सेस कर लिया लेकिन मेरा काम चल गया। तो लेट्स से कि अब मैं इसको एक्स को चेंज करके जो है ना रोल नंबर कर देता हूँ, और अब जो है ना मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ सेट रोल नंबर का, सेट रोल का फंक्शन बनाता हूँ। इसमें जो है ना जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी अपने डाटा फंक्शन सॉरी मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा तो मेंबर फंक्शन में कंट्रोल आ जाएगा।
वो मेंबर फंक्शन जो है ना उसके डाटा मेंबर्स को, यानी कि इस वक्त हमारे पास डाटा मेंबर सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर है, वो मेंबर फंक्शन जो है ना इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। सिर्फ इसका नाम लिखेगा, डायरेक्ट एक्सेस से मुराद ये है वो इसको एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ यहाँ पे रोल एन लिखोगे तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो रोल नंबर है वो आपने एक्सेस कर लिया। इसमें आप अपने वैल्यू रखवानी है। तो जाहिर बात है आप बाहर से मेन फंक्शन से कोई ना कोई वैल्यू भेज दोगे, इंटीजर टाइप की भेज रहे हो, तो लेट्स से कि वो आर है, तो यहाँ पे जो है ना आप इस रोल नंबर में ये वाली आर जो बाहर से आर होगी रखवा दोगे। तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो मैंने वाइट सेट कर दिया। अब मैं क्लास के बाहर आया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है डायरेक्ट एक्सेस करने की, क्योंकि मैं ना कर सकता हूँ, प्राइवेट हो गया। तो मैंने C1 को कॉल किया और इसमें सेट रोल को कॉल किया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया लेट्स से 43। हाँ, जो भी स्टूडेंट है ना C1, इसका रोल नंबर जो है ना आप 43 सेट कर दो। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है जी, कोई इसने एरर नहीं दिया, इसका मतलब सेट हो गया। अब मुझे कंपाइलर की बात है, मुझे यकीन आना शुरू हो गया। अब मैं हर चीज को देखूंगा। तो ये देखो इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट, अब प्राइवेट को तो एक्सेस नहीं कर सकता था, लेकिन प्रोग्राम ने जिसने डेवलप किया है उसने मुझे बता दिया है कि ये बटन है, इस बटन के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में आप रोल नंबर लिख के इस बटन को क्लिक करोगे तो ये सेट रोल नंबर वाला फंक्शन कॉल होगा, और जो टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो भी चीज लिखी होगी वो ये पैरामीटर होगा। जो भी चीज आप दोगे इस स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे जरूरत भी नहीं डायरेक्ट लगाने की, मेरा तो ये है ना काम होना चाहिए। अब देखो ना मेरा डाटा कोई ब्रीच हुआ, ये प्राइवेट का प्राइवेट है, मेरा काम भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें प्राइवेट चाहिए होती हैं, और वो हमारी मजबूरी है कि हम अपने डाटा की सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम उनको प्राइवेट रखेंगे ताकि बाहर से कोई भी एक्सेस ना कर सके। लेकिन बाहर से कोई भी एक्सेस करने से हमारा काम नहीं चलता, हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज को अपडेट करवाना पड़ जाता है, उसमें नई वैल्यूज रखवाना पड़ जाती है। तो पब्लिक में फिर मैं हमेशा फंक्शंस ऐसे बनाऊंगा जिस फंक्शंस के थ्रू मैं प्राइवेट डाटा को एक्सेस करूंगा, उसमें अपनी मर्जी से रद्द बदल करूंगा, मैनिपुलेट करूंगा। यहाँ तक की बात की समझ आई है कैसे मेंबर्स को एक्सेस करना है, वैल्यूज वगैरह कैसे सेट करवानी है? जी सर समझ यस सर आ आ गया। गई। ठीक है। तो ये इस तरह का नाम है, जैसे हमने C1 डॉट सेट डाटा या सेट रोल नंबर लिख कर किया था, इस तरह आप किसी फंक्शन किसी भी डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो, लेकिन क्योंकि हमारी एक जनरल हमने ये रखी हुई है कि हमेशा कोई भी डाटा मेंबर होगा उसको हम प्राइवेट रखेंगे, और जो भी कोई फंक्शन होगा उसको हम पब्लिक रखेंगे। तो आप हमेशा जहां भी देखोगे आपको एग्जाम्पल इसी तरह दी जाएगी। लेकिन इससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप C1 डॉट एक्स करके इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप हमेशा कर सकते हो, बशर्ते कि एक्स जो है वो पब्लिक मॉडिफायर में डिफाइन हुआ हो। तो इस तरह करते हैं। डॉट ऑपरेटर ये आपने याद रखना है, एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं, एक्सेस ऑपरेटर, सॉरी मॉडिफायर करो, एक्सेस ऑपरेटर इसको कहते हैं कि ये मेंबर्स को एक्सेस करने के काम आता है। अच्छा जिससे आगे चलते हैं, ये मैंने बता दिया पब्लिक किस लिए यूज होता है, प्राइवेट किस लिए यूज होता है, प्रोटेक्टेड का मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आपने सिर्फ ये दो ही रखते हैं। इसको आप एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हो, ये आपको बताते हैं कि आप क्या चीज कहां से एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अभी हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, जैसे मैंने सेट रोल नंबर को जो है ना आप लोगों को डिफाइन करके बताया था। तो ये हम इसको आप देखोगे कि मैंने इसको डिक्लेयर भी क्लास के अंदर ही किया है, और उसकी जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सारी की सारी क्लास के अंदर की है। ये टेक्निक थी पुरानी। अब आप कोई वेल रिटन सा कोड देखोगे ना किसी भी लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, आप देखोगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के नेम होते हैं। कभी भी जो उसकी डेफिनेशन है या उसकी आप कह लो कि डिटेल्स है कि इस फंक्शन में क्या क्या होगा, वो कभी भी क्लास के अंदर नहीं होती, हमेशा क्लास से बाहर होती है, ताकि क्लास का कोड कम से कम रहे। आप कर सकते हो, करना कोई मसला नहीं, आप इनसाइड क्लास भी कर सकते हो, आउटसाइड। जैसे अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया था, क्लास के अंदर ही फंक्शन बनाया, उसको अंदर ही बता दिया कि ये क्या कर रहा है। लेकिन आप हमारे पास एक अल्टरनेट वे भी है कि हम सिर्फ डिक्लेयर क्लास के अंदर कर दें और उसको डिफाइन जो है ना क्लास के बाहर कर दें। उसको एक सिंटैक्स है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोग देख लो, ताकि कभी आपसे पूछ ही लिया जाए, इंटरव्यू में शायद पूछ लें
एमसीक्यूज में तो इतना कोई इसकी चांस नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज ना उसमें। तो देखो जी, इसी तरह हमारे पास क्लास है, कोई क्लास चल रही है, ये सेट रोल नंबर हमने अभी बनाया था। तो सर ये जी 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 कोई बात है? अच्छा, यहाँ पे फिर आप जब आप इस तरह की कोई लॉजिक लगाओगे ना कि आपने सिर्फ क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है और बाहर जाके डिफाइन करना है, तो पहले आप क्लास को बताओगे कि एक सेट रोल नंबर का फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और वो एक पैरामीटर लेगा। तो उसके बाद आप उसको खत्म कर दोगे। प्रोटोटाइप आपने देखी होगी, जितने भी फंक्शंस की प्रोटोटाइप वगैरह इसी तरह आप बताते हो कि हाँ ये कोई फंक्शन होगा, ये चीज करेगा। उसके बाद आप इसकी बॉडी नहीं बनाओगे, बल्कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के इसको खत्म कर दोगे। क्लास से बाहर आ जाओगे, जैसा कि मेरी क्लास यहीं तक थी। क्लास से बाहर आके आप अपने फंक्शन को जो है ना डिफाइन करना है, इसमें क्या क्या होगा वो आपने बताना है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि जो इसकी रिटर्न टाइप है पहले आप वही लिखोगे, वॉइड। ठीक है, श्योर है सबको? यस सर। जी हो रहा उसके है बाद सर। आप क्लास का नाम लिखना है जिसके अंदर ये फंक्शन मौजूद है। मेरी क्लास, इसमें मेरा नाम है क्लास का माई क्लास, जैसा कि मैंने माई क्लास लिख दी। और उसके बाद हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। अब आपको समझ आएगी इसका नाम स्कोप रेजोल्यूशन क्यों बनाया गया है। डबल कॉलन को हम स्कोप रेजोल्यूशन कहते हैं। वो बता रहा है कि माई क्लास के अंदर जाओ, अब स्कोप डिफाइन कर रहा है कि कौन से की बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है यहाँ पे 50 क्लासेस हो और 50 की क्लास के अंदर सेम नाम का सेट रोल का एक फंक्शन हो। तो अब बता रहा है कि माई क्लास के अंदर जाओ, ये वाली क्लास है और इसका फंक्शन है सेट रोल, और वो फंक्शन एक पैरामीटर भी ले रहा है, इंटीजर टाइप का कोई भी हो सकता है, लेट्स से टी। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये मौजूद है। इस तरह करके आप क्लास से बाहर आके ये उसका सिंटैक्स है एग्जैक्ट। जो भी रिटर्न टाइप होगी, अभी तो वाइड थी, इंटीजर हो सकती है, कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड रिटर्न टाइप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमेशा पहले आप रिटर्न टाइप लिखोगे इस फंक्शन की, फिर आप बताओगे कि फंक्शन एक्चुअली कहाँ पे मौजूद है। सिर्फ सेट रोल नहीं लिखोगे, आप बताओगे माई क्लास के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन लगा के और ये फंक्शन और उसके अंदर ये पैरामीटर, और यहाँ पे आपने जो भी काम करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि वो क्लास के अंदर कर रहा था। ठीक है, समझ आ गई इसकी सिंटैक्स की? जी सर। ये ऐसी ही चीजें अगर सर बिल्कुल सेम समझ रहे हैं तो मुझे सर सर ये जो सेम रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपने इस्तेमाल किया है, स्कोप इसको स्कोप इसको हम यूज करते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी इसके जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स वगैरह, उनके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को या स्टैटिक फंक्शंस को, बाकियों को नहीं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कुछ जी ठीक स्टैटिक सर। डाटा मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, वो क्लास का पार्ट नहीं होते। अगर आपको किसी क्लास के पार्ट का एक्सेस करना है, उसका आपके पास ऑब्जेक्ट के अलावा कोई भी तरीका नहीं, वो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करने पड़ेंगे। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्लास का पार्ट नहीं होती, उनको आप कर सकते हो, उनको आप स्टैटिक बोलते हैं। वो क्या होता है, जब हम स्टैटिक वाले टॉपिक पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। अच्छा, ये चीजें जितनी भी है ना, जैसे ये इंट रोल नंबर, मैंने अभी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, ये एक फंक्शन बनाया है सेट रोल नंबर का, इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल और इसको बोलते हैं इंस्टेंस फंक्शन। क्लास इंस्टेंस लगा लो या ऑब्जेक्ट लगा लो, तो ये इंस्टेंस का वेरिएबल है और इंस्टेंस का ही ये फंक्शन है। इनको कभी भी क्लास वेरिएबल या क्लास फंक्शन नहीं बोलना। तो जो वो क्लास वेरिएबल और क्लास फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में आगे चल के बताऊंगा। तो इनको आपने हमेशा डाटा जो मेंबर है या डाटा फंक्शन है, इनको इंस्टेंस का नाम देना कि इंस्टेंस के हैं। जो ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका ये वेरिएबल है और जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका ये फंक्शन। अच्छा जी, देखो ये हमने देख लिया, क्लास से बाहर भी हम कर सकते हैं, और ये क्योंकि एक दफा पूछा जा चुका है पीपीएससी में, तो फिर मैंने जो है ना इसको लिख दिया है कि अब ये देख लो ऑल द मेंबर्स फंक्शन। कल मैं इसलिए इन लाइन को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करवाया था। जो भी मेंबर फंक्शन जो डिफाइन होंगे क्लास के बाहर, सॉरी अंदर, डिफाइन इनसाइड द क्लास आर बाय डिफॉल्ट इन लाइन। कौन मतलब समझाएगा इसको मुझे?
सर इसका मतलब ये है कि ये उनको जो है वो इसकी डेफिनेशन को जहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है ना फंक्शन, वहाँ पे उसकी कोडिंग को पेस्ट करता जाएगा, बजाय इसके कि वो एक्सेस तो कर बार पाएगा बार। नहीं, कौन से फंक्शंस की बात हो रही है ये एग्जैक्ट मुझे बताओ ना। सर जो फंक्शन इसके अंदर डिफाइन किए गए क्लास के डिफाइन अंदर। होंगे, हमने दो तरीके देखे हैं, एक है इनसाइड द क्लास फंक्शन को डिफाइन करना और एक आउटसाइड द क्लास। तो इनसाइड पहले वाला था, तो वो कह रहा है कि जो जितने भी फंक्शंस हैं जो आपने क्लास के अंदर ही बॉडी बनाई हुई है, जिनकी जिनको क्लास के अंदर ही डिफाइन किया हुआ है, वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट इन लाइन होते हैं। यानी कि जहां जहां पे भी उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, कंपाइलर जो है उस फंक्शन कॉल को उसके कोड से ही रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है अगला जो हमारा है? कंस्ट्रक्टर सर एक ऐसा फंक्शन होता है जब हम किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कॉल किए बगैर खुद ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा ठीक है, और जी कोई इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करना चाहे? और इस फंक्शन का नाम Constructor is a special जो technique होता है which वो is used क्लास to के initialize the object in class. ठीक है। अच्छा देखो, इसका नाम बड़ा जो है ना उन्होंने वीआईपी नाम रखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो हमने देखना है। अच्छा पहले तो बात याद रखना है कि ये एक मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन से क्या मुराद है? क्लास का ही जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा ना, उसी का ये हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात, ये कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। अभी आपको स्टैटिक की समझ नहीं आएगी कि स्टैटिक क्या होता है। जब आप स्टैटिक पढ़ लोगे फिर आपको समझ आएगी कि हाँ ये कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। तो अभी के लिए सिर्फ याद रखो, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर जो भी हम पढ़ेंगे कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते, हमेशा मेंबर फंक्शन होंगे। अच्छा, दूसरी बात जो सबने आपने ठीक बताई है, कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे एक ऑब्जेक्ट बनेगा इसको ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है। ये भी आप लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हो। अच्छा, सेम नेम एज द क्लास, ये भी आप लोग पढ़ के आए, जिस जिस क्लास में ये बनेगा जो उस क्लास का नेम होगा सेम उसका भी वही नाम होगा। ठीक है जी, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, नो रिटर्न टाइप है। ठीक है जी, हमें ये भी पता है। अच्छा, जो आगे हमारे पास अब चीजें आ रही हैं ये हमारे पास जानने बहुत जरूरी है। यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर फॉर एन ऑब्जेक्ट। अब ये इनिशियलाइजेशन क्या है इसको हम देखते हैं। देखो जी, प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन आप थोड़ा सा पहले समझो कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाए क्यों थे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। अब क्या है कि लेट्स से कि जो मैंने कोई क्लास बनाई है उसमें मैंने बताया हुआ था कि एक इंटीजर टाइप का जो है ना रोल नंबर होगा। स्टूडेंट की एग्जांपल में ले रहा हूँ। शो हो गई सबको स्क्रीन? जी सर। मैंने स्टूडेंट टाइप की क्लास बनाई, उसमें अभी सिर्फ एक ही मैंने वेरिएबल रखा रोल नंबर के हिसाब से। अब मैंने जो है ना कंस्ट्रक्टर वगैरह, अभी सुन लो कि कोई कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, आपने भी ये मान के चलना। तो मैंने इसकी सारी कोडिंग कर ली और अब जो है ना मैंने एक नीचे आके स्टूडेंट टाइप का std क्लास है लेट से, उसका s1 ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब हमने पढ़ा था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है इसके अंदर जितनी भी चीजें डिफाइन होती हैं तब उनको मेमोरी मिलती है। तो अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर डिफाइन है। तो एक रैम में जो है ना एक जगह बनेगी इंटीजर टाइप की जिसका नाम RNO होगा और उसमें एक वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू कौन सी आएगी? आप हमेशा एक नाम पढ़ते हो कि अगर किसी भी वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू आती है? सर उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू आ जाए। अच्छा चलो ठीक है जी। ये तो अब मैंने जो है ना इसको यूज करना शुरू कर दिया। गार्बेज वैल्यू लेट्स से कि इसके अंदर कोई 379 8 इस तरह की वैल्यू आ गई, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो गार्बेज वैल्यू की इंटीजर टाइप की हम लेके चलते हैं। अब जो है ना इसका डाटा मैंने सेव करना शुरू किया जी, और मैं चाह रहा था कि मेरे पास स्टूडेंट डाटाबेस में एंट्री उस वक्त हो जब उसको जो है ना रोल नंबर मिल गया हो और वही उसकी प्राइमरी की हो लेट्स से। अच्छा जी ठीक है। अब जो है ना, या इस तरह हम कर लेते हैं कि हम डेटाबेस में रिकॉर्ड इंटर कर रहा हूँ और मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है कि जैसे जैसे एक नया स्टूडेंट इंटर होगा प्रीवियस वाले से एक नया होके वैल्यू आ जाएगी और वही उसकी प्राइमरी की वही उसका रोल नंबर होगा। इस तरह मैंने लगाई थी। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें वैल्यू आ गई 3796 और ये इसका रोल नंबर की जगह पे आ गई। बाकी सारों की बिल्कुल ठीक आ रही है 1 2 3 4 5 6 और इसकी 3796 आ गई। बाकी डेटा सारे इसमें मौजूद है, वो नहीं देखते, हम सिर्फ अभी एक फील्ड को लेके चल रहे हैं। तो ठीक है जी, वैल्यू आ गया। अभी देखो इस हकीकत में इस रोल नंबर का कोई भी स्टूडेंट मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरा सारे का सारा प्रोग्रामिंग मॉडल ही
चला गया, मैं इसका कल डाटा निकलवाऊंगा, इसमें डाटा रखना चाहूंगा, सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है मैंने प्राइमरी की बेस पे की हुई है, तो मैं नाम में इसको एक्सेस कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं इसमें कोई गार्बेज वैल्यू आई थी, वो क्या है, किस नाम से स्टोर हुआ है, क्या हुआ, क्या इसके साथ, कैसे मैं इसके साथ मैनिपुलेट करूँ, कुछ भी नहीं पता चला। तो इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम था कि जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, उसके अंदर जो भी वेरिएबल आपने बनाए होते थे उनको कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू मिल जाती थी। तो आप इस चीज को खत्म करना चाह रहे थे कि तो नहीं यार इस तरह वैल्यू ना मिले, या तो वो वैल्यू मिले जो मैं सेट करूं, ऑब्जेक्ट बनाते हुए मैं इसको बता दूं कि रोल नंबर में ये चीज जाएगी। अगर मैं ना बता सकूं ना तो कम से कम गार्बेज ना जाए, कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू हो वो चली जाए, लेट से 0 चली जाए। मैं रोल नंबर की एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने तो बता दिया कि ये वैल्यू चली जाए तो फिर तो है ठीक, अगर मैं नहीं बता रहा तो कम से कम गार्बेज वैल्यू ना जाए, 0 चले जाए, कल कल को मैं देख लूंगा कि 0 वाले कौन से हैं, उनको मैं चेंज कर सकूं, या कोई भी एक रैंडम वैल्यू हो या प्री डिफाइंड वैल्यू आप कोई रख सकते हो। तो इस मकसद के लिए जो है ना हमने कहा कि यार देखो ना, अब किसी ने ऑब्जेक्ट बनाया है, अब उसको मैं बाउंड नहीं कर सकता कि उसके फौरन बाद जो है ना वो लेट्स से कि सेट डाटा को कॉल करे, सेट डाटा को कॉल करके जो है ना उसमें डाटा रखवा दे, इन फ्यूचर जो है ना उसको गार्बेज वैल्यू का प्रॉब्लम ना हो। चलो आई भी होगी तो ओवरराइड हो जाएगी, अब मैं कर तो नहीं सकता। आपने भी हमेशा हर जगह पढ़ोगे कि अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पॉइंटर बनाते सार उसमें नल रखो, लेकिन आप में से कितने पॉइंटर बना के नल रखते हो फौरन साथ में? कोई भी नहीं रखता। तो इस तरह की चीजें कहने की तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्रामर जो है ना उनको जरूरी नहीं कि सारे नहीं करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करती इन चीजों को फॉलो, भूल भी जाते हैं और कुछ जानबूझ के भी नहीं करते। तो मैं किसी को बाउंड नहीं कर सकता कि फौरन से एक फंक्शन उस क्लास के अंदर बना हुआ है उसको कॉल करके वो गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस करे। तो इस हाल मैंने ये निकाला कि यार मैं एक ऐसा फंक्शन बना दूं कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बने ना वो खुद ब खुद कॉल हो जाए, यूजर के एंड पे मैं रहूं ही ना, वो फौरन से कॉल हो जाए और वैल्यू जो है ना जो मैं बाय डिफॉल्ट मैंने सेट की हुई वो इसके अंदर आ जाए। तो इसलिए जो है ना हमने एक कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट बनाया था, और कंस्ट्रक्टर को आप ये कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टर जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी कि उससे पहले जो है ना ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू पड़ी होंगी ना वो गार्बेज होगी, लेकिन जैसे कंस्ट्रक्टर चलेगा उसकी कोई रियल वैल्यू आ जाएगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो कि जैसे आप लोगों को कोई कह देता है वो इंसान बनो, उसका क्या मतलब है कि आप इंसान नहीं हो? नहीं, आप इंसान हो, लेकिन आपके जो उसने बिहेवियर नोट किया है ना उसमें इंसानों वाली बात नजर नहीं आ रही होगी, यानी कि आप शरारतें कर रहे होंगे या किसी को तंग कर रहे होगे, किसी पे जुल्म कर रहे होगे, कोई भी चीज उसने जो है ना आप पे नोट की होगी, आपको इसलिए कहा होगा कि इंसान बनो, यानी कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए जो एक बाकायदा कहीं पे डिफाइन हुई है कि इंसान के अंदर ये जो क्वालिटीज होंगी। तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट बनो, कि आपके जो मैंने एक्सपेक्ट किए हुए आप अपने अंदर वो वैल्यू लेके आओ। तो इस मकसद के लिए जो है हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया यूजर का, हमने प्रोग्रामर को इस बात से बिल्कुल आजाद कर दिया कि वो ना भी बनाए तो कोई बात नहीं है, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है खुद ब खुद चलेगा, और कम से कम गार्बेज वैल्यू नहीं रखवाएगा, उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू रखवाएगा, या तो जो बाय डिफॉल्ट होगी, यानी कि कोई भी इंटीजर टाइप का है, सब में अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो 0 रखवा देगा, कैरेक्टर टाइप का है तो उसमें एक नल रखवा देगा, स्ट्रिंग टाइप का है तो उसमें कोई टर्मिनेटर कैरेक्टर रखवा देगा, ताकि जो है ना कम से कम गार्बेज वैल्यू ना। तो ये इस मकसद के लिए कंस्ट्रक्टर। समझ आइए कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं हम? जी सर। ठीक है। सर अच्छा, कंस्ट्रक्टर इस प्रॉब्लम गार्बेज को कैसे रिजॉल्व करती है? जी गार्बेज वैल्यू जी जी। ये मतलब किस तरह आ जाती है? अगर आप कोई वैल्यू भी ना रखें तो गार्बेज वैल्यू आप कह रहे हैं आ जाती है? देखो, जब भी आप मेमोरी में कोई जगह घेर रहे होते हो ना, उसके अंदर आपने कोई ना कोई चीज देनी होती है कि यार इस जगह में ना ये चीज रख लो। तो अगर तो आप बता दोगे तो ठीक है, वरना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से एक डमी वैल्यू जनरेट करके उसके अंदर रखवा देता है, तो जगह तो घेरनी है ना। अब वो कह रहा है कि 2 बाइट जगह घेरो, 2 बाइट कैसे घेरेगा जगह? तो अब 2 बाइट का कुछ उसको डाटा भी तो दो ना। ठीक है, आप नहीं दे रहे तो फिर अपने अंदर से वो 2 बाइट का डाटा इकट्ठा करेगा और उसके अंदर रखवा देगा। तो उसको कहते हैं जो आपने नहीं लिखवाई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी खुद से जो है ना रैंडमली जनरेट करके कोई वैल्यू रखवा दी है, उसको हम कहते हैं कि गारबेज वैल्यू, अभी मेरे किसी काम की नहीं है वो। तो अच्छा, सर क्यों एक बात खत्म जो है करते हैं सर? है, सर जब हम उसको रियल टाइम पे यूज करेंगे तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी वो, तो हम उसको पहले ही खत्म क्यों करते हैं? अभी तो मैंने एग्जांपल दिया है कि रोल नंबर जो है ना उसके अंदर था, उसके अंदर गारबेज वैल्यू आ गई, और उसके बाद पूरे प्रोग्राम में मैं इसको कहीं भी चेंज नहीं कर रहा। मैं यही कह रहा था कि जैसे एक नई रो बनेगी खुद ब खुद उसको प्रीवियस में एक इंक्रीमेंट होकर लाट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चला, उसने जो है ना गारबेज वैल्यू दे दी उसके अंदर। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, आप इसको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट से देखो, आप ये ना देखो कि यार प्रोग्राम में पता नहीं क्या हो रहा है, आप इसको रियल वर्ल्ड में देखो जब ये इंप्लीमेंट होगी कोई चीज। अच्छा, अब आपने एक बात
गौर से सुननी है। अभी आप देखो ना, मैंने कहा था कि कंपाइलर जो है ना, वो क्या हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये करना है, वो करना है, सारी कहानियां ठीक है जी, आपको समझ भी आ रही थी। लेकिन आप देखो क्या है, ये क्लास मैंने आपके सामने बनाई है, इसमें मुझे बताओ कहाँ पे कंपाइलर की वो कंस्ट्रक्टर कहाँ पे बना हुआ है? मेरी क्लास तो बिल्कुल ठीक चल रही है। कहाँ पे बना हुआ है कंस्ट्रक्टर? कहाँ पे क्लास के नाम का लिखा हुआ है? कोई रिटर्न टाइप नहीं है। कहाँ पे है कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही है कहीं किसी को? नहीं सर। जी सर, फाइंड सेट रोल नंबर। नहीं, ये कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, ये तो एक फंक्शन है। मैं कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं अभी सर नहीं बना हुआ, लेकिन डिफाइंड इसके है बावजूद मेरे एज प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर। सारे ठीक चल रहे हैं। तो फिर तो हमने तो प्रोग्रामिंग की जो अभी सारी चीजें पढ़ी हैं वो उसका मतलब है गलत है वो, ऐसे ही नहीं है। सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये वेरी करता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर, तो उसमें जब आपने कुछ भी नहीं रखवाया हुआ तो हम अज्यूम ये करेंगे कि उसमें 0 है। अब आप किसी जगह पे अच्छा उस वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट करते हैं तो आपके कोडिंग उसका इंक्रीमेंट होके 1 हो जाना चाहिए था, लेकिन अच्छा ठीक चूंकि है, कंस्ट्रक्टर आप कह मौजूद रहे नहीं हो होगा। कि आप कह रहे हो कि हम जो है ना कंसीडर कर लेते हैं कि उसके अंदर 0 है। जी जी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, अच्छा एक क्योंकि अभी 1 मिनट बाद, 1 मिनट रुकिएगा। ये मैंने शो का वो बना लिया, तो उसके अंदर मैं सी आउट करवा रहा हूँ इस वक्त जो मेरे पास रोल नंबर की वैल्यू है। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखवा रहा। ये देखो, यहाँ पे बाहर आके मैंने क्लास C1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया और C1 डॉट शो कर रहा हूँ, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो ये देखो, 1 मिनट, यहाँ पे कोई अभी भी किसी ब्रैकेट का इशू है। कौन सी ब्रैकेट का? ये रही। आप देखो इसके अंदर 0 आ गया। सर एक दफा फिर एग्जीक्यूट करें। अच्छा ये लो, अभी भी 0 है। लेकिन सर अब नहीं आना चाहिए। मतलब बात ये है ना कि इंटीजर की टाइप की जो भी वैल्यू होगी, कंस्ट्रक्टर उसके अंदर 0 रखवा देता है। मतलब कंस्ट्रक्टर तो चल रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टर है कहाँ? बात तो ये है ना, देखो मेरा बाकी प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट फॉलो हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा मुझे। एक बात आप ध्यान में बिठा लो, कोई भी बंदा आपसे इस बात पे आपको फंसाना चाहे ना कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा, आप 100% बल्कि 1000% श्योर इसको कहोगे कि हाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, उसमें जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गई होगा। इस बात में तो कोई भी दो राय नहीं है, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, हमेशा होगा। लेकिन कहाँ होगा वो हमने देखना है। देखो अगर तो आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है ना क्लास में नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना क्या कहते हैं, कंपाइलर आपके 3 कंस्ट्रक्टर बनाता है क्लास में। तो आप कहोगे सर मुझे तो शो नहीं हो रहा है वो किधर है। तो देखो कंपाइलर काम होता है ऑब्जेक्ट कोड बनाना। ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है? जो 0 1 की फॉर्म में होता है। तो वो आप यहाँ आपको सोर्स फाइल में शो नहीं होगा, वो आपको ऑब्जेक्ट फाइल में शो होगा जब ऑब्जेक्ट फाइल बन के तैयार हो जाती है। तो वो तो मैं देख नहीं सकता 0 1 में होगी, लेकिन होता है क्योंकि ये जिन्होंने कंपाइलर डिजाइन किए हुए हैं जिस भी लैंग्वेज के, वो यही बताते हैं। तो हाँ ये इस तरह ही होता है। तो अगर आप क्लास में कोई भी कंपाइलर नहीं बना रहे, तो बाय डिफॉल्ट 3 कंपाइलर ऐसे होंगे जो 3 के कंपाइलर कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर ऐसे होंगे जो कोई भी किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर आपकी क्लास में खुद ब खुद बना देगा। उनमें से एक कंपाइलर होता है जिसको आप डिफॉल्ट, सॉरी कंस्ट्रक्टर होता है जिसको आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हो। उसका नाम ही बता रहा है कि डिफॉल्ट है, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है आपके साथ। वो आप कौन सा होता है? वो 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, यानी इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता, वही नाम होगा जो क्लास का होता है। और वो क्या करता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो उसमें 0 रखवा देगा, कैरेक्टर टाइप की है तो उसमें नल रखवा देगा, स्केप सीक्वेंस रखवा देगा, जो भी होता है। और स्ट्रिंग है तो उसमें भी एक टर्मिनेटर कैरेक्टर रखवा के उसको एंड कर दे। तो ये कंपाइलर बनाते ही बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे सारे प्रोग्राम जो है ना वो ठीक से चल रहे थे। लेकिन कंपाइलर सिर्फ यही एक 0 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाता है। और अगर आपने कोई और काम कराना है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार जब भी मैं ये C1 बनाऊं, लेकिन अभी C1 बना लिया मैंने, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ माई क्लास C2, और लेट्स से कि अब मैं अज्यूम करता हूँ कि सिर्फ रोल नंबर नहीं है, मेरे अंदर एक और स्टूडेंट्स का मेरे पास है मार्क्स का, कि रोल नंबर भी है मार्क्स भी है। और मैं उसको कहूँ कि जैसे ही यार क्लास का ये ऑब्जेक्ट बने ना, तो रोल नंबर में चला जाए 43 और मार्क्स में चला जाए 954। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ।
अब मुझे तो पता चल गया कंपाइलर खुद बना रहा है, ठीक है जी, वैल्यू रखवाई रखो, वो बनाता रहेगा। अब मैंने इसको रन किया, देखो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो आपके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंपाइलर कह रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है 0 आर्गुमेंट, कि आप मुझे 0 आर्गुमेंट वाला दो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 2 प्रोवाइड कर रहे हो। देखो वो खुद से बता रहा है कि मैंने बनाया जरूर है लेकिन वो 0 आर्गुमेंट वाला है। 0 आर्गुमेंट वाले से क्या मुराद है, जैसे मैंने अभी C1 बनाया था, इसको कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था तो ये चल गया था। तो लेकिन वो कह रहा है कि आप ठीक है, मैं अभी चलाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर बना पड़ा है वो है 0 आर्गुमेंट वाला, और आप मुझे दे रहे हो 2 वाले। तो उसका मतलब मुझे एक और बात पता चल गई कि सिर्फ ये एक ऐसा कंपाइलर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाता है जो 0 आर्गुमेंट वाला है, बाकी कोई भी आर्गुमेंट मैंने खुद से देने हैं ना तो वो कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा, उसके लिए मुझे अलग से कंपाइलर सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता चल के मैं बना लेता हूँ जी। ये लो जी, मैं पब्लिक में आया, यहाँ पे आके जो है ना माई क्लास, मुझे पता है मेरी क्लास का नाम है, ये कंपाइलर उसका कंस्ट्रक्टर का नाम होगा क्योंकि सेम नेम एज दिस क्लास, नो रिटर्न टाइप, तो मैंने रिटर्न टाइप नहीं डाली। इधर मुझे पता है कि एक वेरिएबल में 2 वेरिएबल भेजूंगा, तो मैं उनको दोनों को यहाँ पे कैच कर लेता हूँ। ये लो जी, मैंने कैच कर लिए, और नीचे आके मैंने बताया था भी जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होगा वो ऊपर वाले जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो रोल नंबर उसमें रखवा दिया मैंने पहला, और दूसरा है मार्क्स, उसमें रखवा दिया मैंने दूसरा। तो देखो जी, अब इसको चला के देखते हैं अभी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अच्छा, वो क्या कर रहा है, रोल नंबर ए, अच्छा ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ROLL है, ठीक है। अच्छा C1 में अभी क्या इशू है, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अब देखो जी, अब ये देखो उसने कोई एरर नहीं दिया। मैंने क्लास C2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें 2 आर्गुमेंट दिए, एक 43 और एक 954, और क्योंकि इस टाइप का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था जो 2 आर्गुमेंट ले रहा था, तो उसने दोनों आर्गुमेंट को कैच किया। पहले मैं जो भी भेजे थी उसने रोल नंबर में रखवा दी वो वैल्यू, और दूसरी को मार्क्स में रखवा दी। समझ आई इस चीज की कैसे काम हुआ है? यस जी सर, सर। यस तो इसको कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप पैरामीटर भेज रहे होते हो। अच्छा, लेकिन अब एक बात गौर से सुननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप अपनी क्लास में कोई भी एक कंस्ट्रक्टर बना देते हो, कोई भी एक, तो कंपाइलर जो है वो जो कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर बनाया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसको कंपाइलर खत्म कर देता है। समझ आई इस बात की मैंने क्या बोला है? जी सर। जी सर, यस सर। क्या बोला है मैंने, रिपीट करो। कि सर कि जब हम अगर खुद क्लास कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो क्लास कंस्ट्रक्टर बना कंपाइलर वाला देते हैं खत्म हो तो जाएगा। कंपाइलर वाला खत्म हो जाएगा। कंपाइलर अब देखो वाला ये इस स्टेट से पहले मैंने ये रन करके दिखाया था कि माई क्लास C1 ये रन हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी वही सर। थे। हुई थी। अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखो इसको मैंने कमेंट किया होता, अब मैंने इसको कमेंट्स खत्म कर दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब वो मुझे क्या कह रहा है, एरर नहीं वो आएगा कह कह रहा है कि देखो जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 आर्गुमेंट और आप मुझे 0 दे रहे हो। अब कंपाइलर भूल गया है कि मेरे पास कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। तो ये बात याद रखनी है, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है कि अगर क्लास में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो क्या क्लास जो कंपाइलर ने बनाया होता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो वर्क में रहेगा, नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। कंपाइलर फौरन से भूल जाएगा, वो कंपाइलर कहेगा कि आप मुझे हर चीज का कंस्ट्रक्टर आप नहीं देना है, जो मैंने अपने से बनाया हुआ तो मैं भूल गया हूँ, अब मुझे इसका ये वाला भी देना पड़ेगा। देखो माई क्लास 0 आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, नीचे आए, इसके अंदर आप कोई कोडिंग दो ना दो, बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर बनाता है ना वो ऐसा बनाता है। माई क्लास मतलब जो भी उसका नेम होगा बस, और बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब ये रन हो गया। समझ आ गई इस बात की? जी सर। तो आपने अब ये बात याद रखनी है, अगर आपने एक भी कंपाइलर क्लास में बना दिया, सॉरी कंस्ट्रक्टर क्लास में बना दिया, तो उसको फिर आपको सब बारी बारी सब बनाने पड़ेंगे। लेट्स से कि अब मैं कहता हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसका नाम है C3 और उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे अभी रोल नंबर पता है, लेट्स से 54, तो अभी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलेगा नो सर। सर। चलेगा, क्योंकि इसके टाइप का मेरे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर है ही नहीं क्लास में। वो कहेगा मुझे नहीं पता एक वाला आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है, आप मुझे बताओगे तो मैं करूंगा। ठीक है, तो ये तो पहले भी नहीं चलना था, पहले सिर्फ चल जाना था नो आर्गुमेंट वाला जिसको डिफॉल्ट कह रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं चलेगा। तो अभी इसमें जो टर्म्स है वो देख लो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जिसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है,
और अगर आप नहीं बनाओगे तो कंपाइलर खुद से बना देगा। और पैरामीटराइज कौन से हैं जो आप बनाते हो जिसमें पैरामीटर पास करते हो, और वो तो आपको बनाने पड़ते हैं क्लास के अंदर जाके, तो वो आप जाके क्लास के अंदर बनाते हो, उसके बाद जो है वो उसमें वैल्यू जो भी आपने इनिशियलाइज वगैरह करवानी है वो करवा देते हो, दैट्स इट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर के 2 टाइप्स हो गए। अब हम तीसरी देखते हैं। अच्छा, कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास तीसरा है जी। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई? क्या होता कॉपी है कॉपी कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ना, तो उसके लिए अच्छा हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं सर। अच्छा, तो अब ये काम कंपाइलर कर सकता है, ये मुझे करना पड़ेगा? ये सर हमें खुद करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, बाय यूजर। अच्छा, भाई प्रोग्रामर यूजर करते हैं। पक्की बात है? जी सर, जी सर। अच्छा, देखते हैं जी। लो जी, हम आगे फिर से क्लास में। इधर है यार शेयर का ऑप्शन। कॉपी कंस्ट्रक्टर उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया जी। एक ऑब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाह रहे हो कि मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊं लेकिन डेटा सेम इज इट इज कॉपी कर दूं, तो इस सूरत में मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर काम आता है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्लास C1 का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको मैंने कोई वैल्यू शैल्यू दे दी थी। अब मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ माई क्लास C2, और इसको मैं कह रहा हूँ कि आप इनिशियलाइज कर दो C1 के साथ ये चीज, या माई क्लास C2 और उसमें आप पास कर दो C1। ये दोनों सेम चीजें हैं, सिर्फ लिखने का फर्क है। अगर नजर नहीं आ रहा मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये चीज अभी जो मैंने लिखी है, माई क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया C2 और उसको मैं असाइन कर रहा हूँ C1। यहाँ पे इसका मकसद कतई असाइनमेंट नहीं है, बस अभी ये समझो कि आप इसका मतलब ये है, जैसे ये चीज है। तो ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर तो कोई नहीं बनाया। हाँ भैया सर। नहीं चलना सर ये तो चाहिए सर, चल नहीं जाएगा चलेगा क्योंकि ये। इसमें बाय डिफॉल्ट कोई आर्गुमेंट पास नहीं है। मसला तब आएगा जब हम आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये लो जी, ये C2 के अंदर आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये सर सर हमें इसमें कॉपी एक कंस्ट्रक्टर बनाना क्वेश्चन है पड़ेगा मेरा। खुद से। तो ये तो चल गया है। अभी तो आप लोग कह रहे थे अभी खुद से बनाना पड़ेगा, ये करना सर पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया था 3 कंस्ट्रक्टर बनाता है, तो अभी एक तो मैंने बता दिया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो दूसरा यही है जिसको आप डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर तो आपने क्लास में कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देगा जिसका काम होगा कॉपी करना, उसको आप बोलोगे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ आई है? जी सर, आ गई है। क्या समझ आई है? यही सर, सर एक कंपाइलर क्वेश्चन खुद है। बनाएगा। हाँ, कंपाइलर खुद बनाएगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट मैं अभी देखता हूँ, मैंने यहाँ पे कोड करके रखा होगा, मैं इसको उठाता हूँ। स्क्रीन नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही? हो रही है सर। हो हो रही है? हो रही सर। जी सर, हो रही है। कामरान के नेट का इश्यू होगा सर। देखो जी, अब इस तरह तो आपने देख लिया, इस तरह करके हमने देखा, ठीक ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें एक सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना हुआ, तो ये भी चल गया। अब इस तरह फिर मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें एक मैंने ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है 2 आर्गुमेंट वाला, ये भी चल गया। अच्छा ये चीज देखो, अगर नीचे लाइन लिखेंगे तो सर फिर नहीं चलेगा। है। अगर सर S4 हम ऊपर इनिशियलाइज कर दें और S4 और S3 को नीचे आके S4 इज इक्वल टू S3 करें, तो फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा सर हमें। ठीक है, 1 मिनट। अब ये देखो, लाइन नंबर 31 पे देखो, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। कोई मतलब मुझे इसका मतलब समझाए कि स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? सर 29 वाला चलेगा आई थिंक। 29 वाला चलेगा? हाँ जी, कोई ये और लाइन राय? नंबर 29। कोई और राय जी? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा?
क्या इशू है इसमें, क्यों नहीं चलेगा? कि हम उसको पूरी वैल्यू पास कर रहे हैं, हालांकि वैल्यू नहीं है। वैल्यू 12 दे नहीं रहे इसको हम। तो चला के देखते हैं, रन करते हैं। चलो हम देखो कोई एरर नहीं दिया। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए जिसमें एक तरफ कोई किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है और आगे अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू है तो ये चल सकता है। यहाँ पे हमेशा सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अगर इसी को मैं डबल कर दूं, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक डबल आर्गुमेंट वाला, हालांकि कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हो, देखो ये 2 आर्गुमेंट ले रहा है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। 2 आर्गुमेंट ले रहा है, आर और एम दोनों इंटीजर टाइप के, एक में रोल नंबर में रखवा रहा है और एक को मार्क्स में रखवा रहा है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये देखो अब इसने एरर दे दिया कि भी इस तरह नहीं चल सकता। हाँ अगर आप सिंगल वैल्यू रखवा रहे हो ये चल सकता है, इसमें सिंगल हमेशा आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चल सकता है। इस तरह की वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हमेशा सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। अच्छा इसके बाद इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब ये देखो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझाओ मुझे कोई। ये कॉपी सर जो कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है ना, S3 की कॉपी वैल्यू है जो आप S5 पे कॉपी हो रही है। 2 तरीके से लिख सकते हो, आप इसको 2 तरीकों से लिख सकते हो। वही काम तो हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर चल रहा है। जी सर। तो अब वो कंपाइलर बना देता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार मैंने कंपाइलर से नहीं बनवाना, मैंने खुद बनाना है, तो उसका तरीका देखो क्या होता है। आप जिस स्टेटमेंट को जहन में रखोगे फिर आपको समझ आएगी। देखो एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है जो एक सेम टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है जिस टाइप का आपका ये वाला जो कॉल करने वाला है। देखो ये भी स्टूडेंट टाइप का ही है, S3। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। इसको ओपन कर देता हूँ, करना चलेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिया था S3, वही मैं इसको पास कर रहा हूँ। तो जहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा वहां पे मैं बताऊंगा इसको कि ये स्टूडेंट टाइप का ही आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। पहले तो मैं इंटीजर टाइप और फ्लान टाइप बताता था ना, तो क्योंकि जाती वही थी। देखो मैंने यहाँ पे 12 और 900 बताया हुआ है, तो जहां पे मैंने इसको कैच करवाया होगा वहां पे एक इंटीजर और दूसरी भी इंटीजर होगी। लेकिन अब मैं इसको ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो अभी मुझे जहां पे ये मैं डिफाइन करूंगा खुद, हालांकि कंपाइलर करता है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद से करूँ। तो वहां पे मुझे पता चल गया कि अच्छा कंस्ट्रक्टर तो होगा लेकिन उसमें एक सेम टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने कहा ठीक है जी मैं बना लेता हूँ उसको। देखो जी ये बनाया हुआ है स्टूडेंट और कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसमें मैंने उसको बता दिया कि आपके पास, अभी 1 मिनट आप इस चीज को जो है ना, आपके पास जो है ना स्टूडेंट टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी आ गया। तो मैंने क्या किया, इस चीज को मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें कॉपी करवा रहा हूँ। इसी तरह मार्क्स को एस डॉट मार्क्स के साथ कॉपी करवा रहा हूँ। स्टेटमेंट की समझ आ रही है या मैं इसको क्लियर करूँ? क्या सर आ रही है समझ? क्योंकि ये RNO और मार्क्स उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो नया बन रहा है, जिसमें हमें कॉपी करवाना मकसूद है। तो मैं कह रहा हूं कि नया बनने वाले ऑब्जेक्ट के रोल नंबर में जो ये S आ रहा है इसका रोल नंबर रखवा दो, और जो नए बनने वाला ऑब्जेक्ट के मार्क्स में जो ये S आ रहा है इसके मार्क्स रखवा दो। ठीक है, मेंबर बाय मेंबर कॉपी हो रही है। तो ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सर डेफिनेशन क्वेश्चन दोबारा करें सर, समझ नहीं आई। कॉपी का, मैं कॉपी का सेक्टर बना रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो कंपाइलर के पास है ना वो ना चले, मैं अपने वाला बना रहा हूँ। तो मैंने पहले देखा कि काम ये क्या कर रहा है, मैंने देखा जी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है और उसमें स्टूडेंट टाइप का ही ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं इधर आ गया, मैंने स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया, स्टूडेंट टाइप का ही मैंने उसमें ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और उसके बाद मैंने मेंबर बाय मेंबर कॉपी कर दी। इस नीचे वाले 2 स्टेटमेंट्स में कोई इशू नहीं है, वही है जो पहले ऊपर होती रही है। देखो यहाँ भी ऐसे ही होता था, जो रोल नंबर था उसमें R रखा जाता था, लेकिन अब जाहिर है S आ रहा है तो S का R रखा जाएगा, और जो मार्क्स था उसमें M रखा जाता था जो हम यहाँ पे पेश कर रहे थे। लेकिन अब हम क्योंकि यहाँ पे S भेज रहे हैं तो S डॉट मार्क्स के साथ इसके साथ रिप्लेस करना है हमने, इसमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, सिर्फ ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा, वजह? सर बाय तो मुझे इसका क्वेश्चन का जवाब देगा उसको एक डेयरी मिल्क। सर बाय रेफरेंस पास होगा ना ये एस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कंपाइलर तो बार बार इसको कॉल करता रहेगा, रिकर्जन पैदा हो जाएगी, इसलिए इसको हम बाय रेफरेंस बाय एड्रेस पास करेंगे सर। हाँ जी, किसी को इसकी समझ आई है?
नहीं सर, समझ कोई नहीं आई, लेकिन बहरहाल ये पड़ा हुआ है कि बाय रेफरेंस ही यही आता है, यानी यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज होना है, लेकिन इसकी समझ कोई नहीं हाँ ये आती सर नहीं तो क्यों। रिकर्जन हो जाएगी ना, फिर इसीलिए कह रहा हूँ देखो वो मैं बताता हूँ क्यों बार नहीं बार होता। कॉल होता रहेगा। यहाँ पे जो है ना, आप क्या कर रहे हो, एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये इस बात को तुम मानते हो ना, उसका नाम एस है। जी सर अब ठीक है, समझ आ गई। जैसे ही कंपाइलर इस स्टेटमेंट पे आएगा, तो हमने क्या कहा हुआ है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, किस चीज को कॉल होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर को सर। कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर को कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो एक और अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना क्रिएट हो गया। समझाइए इस चीज की। यस सर आ गई है। जी सर। या सर आपको तो आ रही है ना, क्योंकि आपने तो पहले समझी हुई चीजें। सर बाकी को पूछने दो ना। सर मेरा फिर पक्का हो गया ना सर वो। जी सर। सर ये आपको रिकर्सिव हो रहा है यहाँ पे ना सर, यहाँ पे रिकर्जन recursion हो बन रही है रही कि है यहाँ बार पे। बार एक नया ऑब्जेक्ट बनता रहेगा। जब भी इसको आप कॉल करोगे, ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। हमने इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनने देना, तो इसलिए हम इसका रेफरेंस पास करते हैं यहाँ पे, रिकर्जन से बचाने के लिए, वरना ये कंपाइलर एरर दे देगा। अब ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, अब ये रन करेगी। ये देखो भी इसने कॉपी करके हर चीज जो है ना ओके कर दी। अगर मैं इसको यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस हटा लूं, तो अभी देखना, ये देखो जी वो क्या कह रहा है मुझे। उसने मुझे बता भी दिया, इतना इंटेलिजेंट कंपाइलर है ये। वो कह रहा है कि यू प्रोबेबली मेंट स्टूडेंट, और आगे उसने बता भी दिया कि आप यहाँ पे एक रेफरेंस भेजो। इस चीज को समझ लो, क्या अगर आप यहाँ पे रेफरेंस नहीं लगाओगे, तो उसका मतलब है यहाँ से अगेन एक कंस्ट्रक्टर को कॉल की जा रही है, और वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? सेम कंस्ट्रक्टर, ये वाला ही, जिसके आर्गुमेंट में एक और ऑब्जेक्ट जा रहा है। फिर वो यहाँ पे आएगा, दोबारा एक और कॉल इसी चीज को होगी, अगेन नया ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, यस नया सर। नया कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल होता जाएगा। इस चीज से बचाने के लिए हम नया ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देंगे। हम कहेंगे जो आ रहा है वो बाई रेफरेंस आए, बाई वैल्यू ना आए। जब बाई रेफरेंस आएगा तो वो ओरिजिनल उठ के आएगा। जब ओरिजिनल उठ के आएगा, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मुझे दोबारा से बनाओ। बने हुए काम कैसे दोबारा बना सकते हैं? समझा कि इस चीज की। यस सर, समझ आ गई, समझ आ हाँ, गई इस है। चीज को अच्छा सर, मुझे ये इसी बताएं। तरह आपसे पूछे कि यहाँ पे क्यों रेफरेंस लगता है। यस सर, समझ आ गई। अच्छा सर, जब ये हम खुद बना लेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, जी जी तो जो डिफॉल्ट जी जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो पहले की तरह उड़ हो जाएगा, गया खत्म हो जाएगा। हो गया हो गया हो गया। ओके ओके सर। यह बात याद रखना है कि जो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट चीजें बना रहा है ना, उसमें से आपने एक भी चीज बना दी, तो वो गई, वो चीज खत्म। अच्छा, तीसरी चीज और है जो कंपाइलर खुद से बनाता है, वो क्या है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर। ये भी मेंबर फंक्शन है। इसका नाम से बताया जाहिर हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन करने वाला है। अच्छा आप देखो, सर जी डिस्ट्रक्टर से कल से स्टार्ट करवा दीजिएगा काइंडली। बस ये इसको एंड होने वाला लास्ट टॉपिक है हमारा। जैसे हमने कहा ना कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो उसको सारी चीजें देता है जो उसको चाहिए होती हैं। अब हम चाहते हैं कि यार कोई ऑब्जेक्ट जिस वक्त खत्म होने वाला हो ना, कोई स्पेसिफिक काम हम करें। अच्छा, पहले तो इसकी दो रटी रटाई चीजें हैं वो देख लो। सेम नेम एज क्लास, जैसे कंस्ट्रक्टर का है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में उसमें एक बड़ा डिफरेंस, एक तो ये है ना, इसके साइन के साथ इस तरह करके सर आप टिल्ड लगी होती है। खामोश हो गए हैं कि नेटवर्क का इशू है? मैं तो बोल रहा हूँ यार, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा आ रही है सर। ठीक है। सर और जो रटी रटाई चीजें हैं वो सुन लो। सेम नेम एज क्लास है, लेकिन प्रोसीडेड बाय टिल्ड है। इस तरह करके आप टिल्ड सी लगा देते हो। लेकिन इसमें और कंस्ट्रक्टर में जो सबसे बड़ा फर्क है, नो आर्गुमेंट्स, यानी कि इसकी ओवरलोडिंग यस नहीं सर हो क्या। सकती। अच्छा, मैं एक यार पीछे बात बताना भूल गया। जो हम देख रहे थे कि एक ही कंस्ट्रक्टर का नाम था, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट थे, तो इस चीज को आप क्या कहते हो अगर फंक्शन सेम नेम का हो और उसके पैरामीटर डिफरेंट हो? क्या बोलते हैं उस चीज को? फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग। तो वो भी कंस्ट्रक्टर होता तो फंक्शन ही है ना, बस उसका नाम कंस्ट्रक्टर रख दिया, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी वही चीज है। ओवरराइडिंग इज समथिंग एल्स, वो हम आगे पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म में। तो इसकी बात याद रखना, डिस्ट्रक्टर कभी भी आर्गुमेंट ले लेता है, यानी कि इसकी ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। जब आर्गुमेंट है ही नहीं तो लोड किससे करोगे? पहला बात ये होगी। नो रिटर्न टाइप हमें पता चल गया, सेम नेम एज क्लास, ये भी सारी चीजें होंगी। अच्छा आप देखो कि हम ये लगाते क्यों हैं, कि हमें क्यों जरूरत है? अच्छा, ये भी बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह है। अगर आप खुद से नहीं बनाओगे, कंपाइलर बना देगा। और ये कब कॉल होगा? कॉल उस वक्त होगा जब तो ऑब्जेक्ट का क्लास एंड होगी।
हाँ, जहाँ पे क्लास का वो ऑब्जेक्ट होने एंड वाला हो होता है उससे जस्ट पहले। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सही मेरे पास यार, ये रहा, ठीक है। स्क्रीन शो होगी सबको? जी सर। यस सर। अच्छा देखिए, हमने क्लास बनाई यासर के नाम से, यासर डिस्ट्रक्टर है। अच्छा, उसमें हमने सिर्फ एक ही आईडी रखी है। अच्छा, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन से पढ़ा है कि सेम नेम होगा जिसका क्लास का है, बस उसके पहले टिल्ड लगी होगी, वो मैंने लगा दी, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जो भी चीज है आप कुछ भी करवा सकते हो। मैं भी सिर्फ जो है ना क्या करवा रहा हूँ कि जाते हुए ना जो उसकी आईडी है ना उसको प्रिंट करवा दे। अभी मेरे को आप कोई भी काम करवा सकते हो, मैं भी सिर्फ आपको बताने के लिए करवा रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए इसकी कॉल कहाँ पे होगी। क्लास टाइप का मैंने जो भी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनाया, अच्छा आईडी को मैंने यहाँ पे पब्लिक किया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईडी को पब्लिक किया हुआ है आप लोगों को टाइम बचाने के लिए, डायरेक्ट मैंने उसमें वैल्यू 7 रखवा दी। अच्छा, अभी देखो मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू रखवा दी 0। ये क्यों लिया है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंडीशन हमेशा ट्रू रहे। यहाँ पे मैं ट्रू भी पास कर सकता था, लेकिन मैं आई के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहा था इसको। तो मैंने कंडीशन रखवाई कि अगर तो आई 5 से छोटा है तो हमेशा वो ट्रू ही आएगा। तो ये इसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं इंटर हो जाए कंट्रोल। और यहाँ पे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट 2। तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, जैसे ही मैं इफ के अंदर इंटर हुआ, उससे पहले ये कभी भी नहीं बना होगा। हाँ, जैसे ही कंट्रोल इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उस ऑब्जेक्ट की आईडी मैंने रखवा दी 1। अभी देखो जैसे ही ये लास्ट स्टेटमेंट आएगी इफ की, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ने डिस्ट्रॉय होना है। दूसरे लफ्जों में कहने का मुराद ये है कि जैसे ही ये आउट ऑफ स्कोप होगा, कल मैंने स्कोप को डिफाइन किया था, स्कोप वो एक ड्यूरेशन होती है जिसमें आप किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। तो इस ऑब्जेक्ट की स्कोप ये है कि कंट्रोल इस लूप सॉरी इस इफ कंडीशन के अंदर इंटर हुआ इस स्टेटमेंट से और इससे बाहर निकल गया, तो इसके अंदर अंदर सिर्फ जो है ना ये ऑब्जेक्ट रह सकता है। अभी देखो मैं यहाँ पे कोई खुद से डिस्ट्रक्टर वगैरह कॉल नहीं कर रहा, लेकिन डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और कब होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ बाउंड होने लगे, आउट ऑफ स्कोप होने लगे, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखो तो देखो जी, पहले देखो ना, और जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट था वो था ये वाला ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, जो मैंने मेन के अंदर आते ही बनाया था। तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंट्रोल इधर हुआ था और ऑब्जेक्ट 2 जो है ना बना था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 में आईडी रखवाई गई थी। तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होना चाहिए? बाहर वाला, ये जो अंदर बना था बाद में, ये वाला पर अंदर वाला ही पहले होगा, ऑब्जेक्ट 2। अंदर बाहर वाला वाला होगा नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि वो पहले असाइन हुआ है। साइन तो हुआ लेकिन वो नहीं, आउट ऑफ क्योंकि बाउंड बाहर कहाँ पे वाला तो हुआ? काम कर रहा है अबे। वो तो कर रहा है ना, अच्छा, वो स्कोप सही उसका खत्म सही होगा सही लाइन सही, नंबर 28 पे, वो आउट ऑफ बिल्कुल स्कोप सही होगा बिल्कुल लाइन सही। नंबर 28 पे, लेकिन ये वाला हो गया 25 पे। तो जैसे ही ये वाला आउट ऑफ स्कोप गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये जाते जाते अपनी आईडी बता के जाएगा। क्योंकि मैंने कोड ही ऐसा किया हुआ, क्या हुआ कि डिस्ट्रक्टर कॉल फॉर आईडी, जो भी उस ऑब्जेक्ट की आईडी थी, और इस ऑब्जेक्ट की आईडी मैंने खुद से यहाँ पे एक रखवाई हुई थी। देखो ये पहले बता के गया है कि जी मैं डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ और मेरी आईडी है 1। तो हमें पता चल गया, अच्छा तो पहले हालांकि हमने बनाया वो था, लेकिन हम जरूरी नहीं है हमेशा वो ऑब्जेक्ट वहां पे डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्टर वहां पे कॉल होता है जब आउट ऑफ स्कोप होने लगे। तो इस स्टेटमेंट पे वो होने लगा था, तो जाते जाते वो अपने आईडी बता गया। और इसके बाद ये बाहर आया, यहाँ पे रिटर्न 0 किया, और ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा 28 पे, और जाते जाते ये भी अपनी आईडी बता के गया कि मैं भी डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ और मेरी आईडी है 7। तो याद रखना, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप होगा, जहां पे उसका स्कोप खत्म होगा, उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल हो। अब ये जरूरत हम ना भी बना रहे हैं तो हमारा तो काम हो रहा है। देखो मैं अगर मैं नहीं भी बना रहा था, डिस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा था। ये तो बस मैंने चेकिंग के लिए बनाया ना कि वाकई इस तरह होता है या नहीं जैसे हमें पढ़ाया जाता है, और वाकई वैसे होता है। उसका हमें फायदा क्या है? उसका फायदा देखो जी, हम ये क्यों जरूरी है अभी आपको समझ आएगी। कल मैंने पॉइंटर बताए थे, उसमें एक मेन पॉइंट जो मैंने कोई सर 10 काफी दफा है। दोहराया था, या लास्ट पॉइंट है यार सर, ये क्यों फिर रह जाएगा, डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड है ना। ठीक है। कल मैंने पॉइंटर पढ़ाते हुए एक पॉइंट बताया था कि अगर आपने कोई भी मेमोरी स्टैक पोर्शन के अलावा एक्सेस करनी है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीकाकार है, वो है पॉइंटर, ठीक है।
ठीक है सर। अच्छा ये लेट्स से कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, इसमें मुझे नहीं पता था कि रन टाइम पे इसमें एक खास चीज के में कितने वेरिएबल आएंगे, तो मैंने ये इसको सॉरी कंपाइल टाइम पे नहीं पता, मैंने रन टाइम तक के लिए इसको डिले किया होता। रन टाइम पे मैंने यूजर से पूछा कि आप कितने रिकॉर्ड इंटर करवाना चाहते हैं, उसने कहा लेट्स से 10, तो मैंने न्यू का कीवर्ड लगा के डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाई और यहाँ पे जो है ना 10 बाइट्स की जगह लेट्स से रिजर्व करवा ली, और उसमें मैंने रिकॉर्ड रखता रहा। तो जाहिर बात है ये फंक्शन हमेशा एक एड्रेस रिटर्न करेगा, कल भी हमने देखा था, और इस एड्रेस को मुझे पहले ही पता था रिटर्न करेगा, तो मैंने ऑलरेडी एक पॉइंटर बनाया हुआ था, उस पॉइंटर में मैंने इसको सेव कर दिया, मेरा काम चलता रहा। अभी आप देखो जो बात यहाँ पे गौर करने वाली है वो ये है कि ये जो अब जगह है ना, ये अब ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का पार्ट है सिर्फ ये ऑब्जेक्ट के पार्ट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये मेमोरी का हिस्सा जरूर है और इसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, बस इतना ही इसका ताल्लुक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये पॉइंटर गया खत्म, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट का पार्ट था। जो इसका पार्ट होगा, जैसे ऑब्जेक्ट खत्म होगा ये तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन ये जगह जो है ना अभी भी मौजूद है, इसमें वैल्यू भी पड़ी है, इसका कोई एड्रेस भी है, और एड्रेस इसने दिया भी था पॉइंटर को, लेकिन हमने वो पॉइंटर डिलीट कर दिया। अब देखो ये जो जगह पड़ी है ना तो इसमें कोई और चीज आ सकती है, क्योंकि ये कहेगी भाई मेरी अंदर ऑलरेडी जगह है और मैंने किसी को अपना एड्रेस बताया भी हुआ है, कल कला वो मुझसे आके दोबारा पूछने लग गया कि वैल्यू तो मैं कहां से दूंगी, इसको तो नहीं पता कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ना इधर कोई चीज नहीं आ सकती है, ये किसी को रिप्लेस भी नहीं करने दे रही, और ना अब ये मेमोरी यूजेबल रही है। अभी तो मैं 10 बाइट की दे रहा हूँ, हो सकता है कि किसी ने 10 GB की इस जगह बनाई हुई हो, 1 GB की बनाई हो, मुख्तलिफ सिनेरियो हो सकते हैं ना। तो ये जगह भी गई, कोई और भी यूज नहीं कर पा रहा इसको, और जिसने करनी थी वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ये भी काम गया। तो इस सूरत में देखो हमें डिस्ट्रक्टर खुद से बनाने की जरूरत पेश आती है। मैं खुद से अपना डिस्ट्रक्टर बनाऊंगा, उसमें कोडिंग करूंगा कि जैसे ही डिफाइन होने लगे तो पॉइंटर ने जो जिस जगह को पॉइंट किया हुआ है उस जगह को फ्री कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कीवर्ड से। तो जैसे ये डिस्ट्रॉय होगा उसके साथ साथ ये जगह भी फ्री हो जाएगी। हाँ ये फिर किसी कोई और इसको आके एक्सेस कर सकता है। तो डिस्ट्रक्टर हमें हमेशा ऐसी चीजों पे जरूरत देता है जहां पे इनडायरेक्ट आपने कोई भी मेमोरी को रेफरेंस किया हुआ। समझ आ गई इस चीज की अब? जी सर। बहुत है? जी सर। जी सर। मुश्किल तो नहीं है? सर आपने जैसे हमारा पेपाल का अकाउंट नहीं बनाया, आपको कहा भी था सर। या सर मैं आपको इनबॉक्स करता हूँ इस सिलसिले में, थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है सर। हाँ जी, थोड़ा सा मुश्किल होंगी ये चीजें जो बहुत अरसे के ये बाद सर पढ़ थोड़ा रहा है है। बहुत हाँ अरसा लेकिन जी बाद सर। थोड़ा सा ना इसको प्रैक्टिस कर लेना। सर बस प्रोग्रामिंग ही आती है, जी बाकी सर। तो कुछ नहीं आता, इसलिए चलो मुश्किल नहीं अब लग रहा। हाँ जो है जो सर अटैच है ये उनको तो ये कैसे चल रही हैं, जो थोड़े से अनअटैच है ना, जैसे नहीं रिजवान के मुझे कल मैसेज आया होता कि सर मैंने 2010 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, मुझे 14 साल हो गए, उसके बाद मैंने देखी भी नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सर उस वक्त तो हमें हमें जब कहा था कि पढ़ाते थे ना, हमें सिर्फ प्रोग्राम करवा देते थे और ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट्स, कोई एक चीज नहीं बताते थे कि ये किस तरह, बस ये सर बताते थे कि ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे कर देना बस। 15 में पढ़ी थी और बाकी सर हमें ये सिर्फ इसकी ना डेफिनेशंस करवाई थी, प्रोग्राम नहीं करवाए थे। आप जिस तरह प्रोग्राम कर रहे या हैं माशाल्लाह ऐसे ऐसे नहीं करवाया था। सर बहुत सारी ये चीजें प्रोग्राम सीखने को मिल रही हैं। मैं भूल गया क्या है, चीज भूल गई, छोड़ा है तो जब से रन किए हुए थे हमने। चलो अच्छा कोशिश कर लेना ना एक दफा ना, ये कंस्ट्रक्टर वगैरह बना के देख लो, अगर दफा आपके हाथ से गुजर गई ना इंशाल्लाह भूलेंगी नहीं। इंशाल्लाह। सर कल चलो टेस्ट का टाइम 4 बजे तक है, कल 4 बजे तक सबमिट करने का। हाँ उसको करो यार, 4 बजे मैं इसको एक्सपायरी पे लगाया हुआ है मैंने। चलें नहीं सर वो अगर आपने मुझे 12 बजे का कहा था कल। अच्छा चलो हाँ सॉरी मैंने 12 कर दिया था, वो ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू सर। चलो जी ख्याल रखिएगा अपना सब लोग।